लेट्स स्टार्ट। आज अपने को फॉरेन एक्सचेंज का अच्छा खासा पार्ट करना है पूरा। मिड साइज चैप्टर, नॉट एज बिग एज नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड, इट्स अ मिड साइज चैप्टर। ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, और दोस्त पीपल जो लोग फर्स्ट टाइम फॉरेन एक्सचेंज करने वाले हैं उनके लिए एक फटाफट क्विक रिकैप मैं आपको दे रहा हूं कि अभी तक हमने लास्ट क्लास में क्यों करा है, बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैड देयर एग्जाम्स पिछला क्लास में। ठीक है, मैंने आपको अच्छा टेस्ट कब है आप लोगों का? कल है क्या? बताओ ना, कल है? तुम लोगों का शेड्यूल मिल गया ना पूरा टेस्ट का? एमसीक्यू वाला, ठीक है। पूरा मंथ का शेड्यूल मिल गया ना तुम लोग सबको टेस्ट का? अगर इन केस किसी ने चेक नहीं किया तो शेड्यूल तो चेक कर लीजिएगा आप लोग। एग्जाम 10 तारीख तक है ना? वो सब शेड्यूल मिला हुआ है, तुम लोग वहां देख लो ना। इसलिए पूरा मेहनत करवा के शेड्यूल बनवाया है, तुम्हारा सिर्फ नहीं बनवाया खाली अकेला का, सारा लोग का बनवाया है अभी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमने जो पहला शब्द लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था फॉरेन एक्सचेंज, राइट? हमें जो पहला शब्द पढ़ा था वो क्या था आपका? द फर्स्ट वर्ड दैट वी स्टडीड वाज अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट वाज फॉरेन एक्सचेंज? बताइए, व्हाट वाज फॉरेन एक्सचेंज? सर, एनी करेंसी अदर देन द फॉरेन करेंसी, राइट? अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी इज नोन एज द फॉरेन करेंसी। तो जैसे कि यानी कि इंडिया में क्या है, रुपीज है, रुपीज के अलावा कोई भी, तो वो क्या हो गया तुम्हारा? फॉरेन एक्सचेंज। बात समझ में आ रहा है? तुम्हारा वाला के अलावा कोई भी वेदिका क्या हो गया तुम्हारे लिए? फॉरेन हो गया, पराया हो गया ना। वैसे हम लोग का करेंसी, करेंसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग का क्या हो गया? रुपीज के अलावा कोई दूसरा करेंसी क्या हो गया आपका? फॉरेन करेंसी। ठीक है, सबको अपने भाई बहन की नजर से देखना है, अपने वाले के अलावा, हाँ उसको मत देखना। ठीक है, कौन? ठीक है, वो तो चाइना को अगर फाइनल करना होगा वो खुद ही कर लेगा। आपको तो लगता है चाइना अगर पूछने जाएगा, चाइना से पूछेगा अरे सुनो, तुम सिंगल है? फर्क नहीं पड़ता, मेरे को पसंद है। बाल अलग चीज हो गया, लेट्स नॉट कमेंट। हाँ, ओके, नो इश्यूज। अभी बात तो हुआ कराया नहीं, अलग है। क्या करता? बगल में लवली पार्ट शॉप है, कम दाम में कर देगा। आइए, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? एनी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन करेंसी बोलते हैं। एंड द रेट एट विच वन फॉरेन करेंसी इज एक्सचेंज विद द इंडियन करेंसी, एग्जाम्पल तो क्या हो गया हमारे लिए? फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हेन वन करेंसी इज एक्सचेंज विद द अदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि अगर $1 इज इक्वल टू ₹60 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझेगा बात को? पहला किसका किसका फॉरेन एक्सचेंज है एज देयर सब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट होता है ना, उसमें किसी का फॉरेन एक्सचेंज है तुम लोग में से? बहुत रेयरिटी होता है कि फॉरेन एक्सचेंज किसी का भी टॉपिक नहीं है, बट आई जितना मुझे याद है सबका रहता है, किसी न किसी का तो था, दिखाया भी था हमको किसी ने एक दिन। तो चलो ठीक है, हर समझ के तुम्हारा है, आगे भी डिसाइड किया, नाइस। और किसी का नहीं है, बट किसी ने मुझे प्रोजेक्ट दिखाया था इसका फॉरेन एक्सचेंज है। अच्छा ठीक है, अगर किसी का फॉरेन एक्सचेंज है टॉपिक वो 20 मार्क वाले में, तो पहला सवाल जनरली आपको यही पूछता है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके जो भी टॉपिक होंगे उसमें मैं बता दूंगा आपको, बट जनरली दे आस्क यू फॉरेन एक्सचेंज, और आप भागों की तरह बोलते हो द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विद द अदर, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का ही दूसरा नाम याद क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। हम 5 क्लास कराने के बाद में जोश में है, ये दीदी अभी आया है। बोल के बोलो, क्या बोलेगा? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होगा? फॉरेन करेंसी। ठीक है, तुमको कोई पसंद है? नहीं है? तो तुम्हारे सबका सब अभी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। सबका सब तुम्हारे लिए एलियन है, ठीक है। बट जैसे अभी वेदिका का बात, सॉरी, वेदिका का बात करें हम लोग, इन दैट केस उसके वाले के अलावा क्या होगा? बाकी सारे करेंसी है फॉरेन। समझ में? आज का इतना खुश, ये हमको बता रहा ब्राइड्समेड बनेगा वेदिका का, हम बता रहा तुमको। ठीक है, नाउ इफ $1 इज इक्वल टू ₹60, ठीक है, एंड $1 इज इक्वल टू ₹80, हर्ष ब्राइड्समेड का मतलब उसका काम वाला नहीं होता है, कंफ्यूज मत हो, कोई बात नहीं। इधर देखो, हाँ, $1 इक्वल टू ₹60 है, और अगर $1 इक्वल टू ₹85 हो गया,
ठीक है, तो आप मुझे बताइए कौन सा करेंसी बढ़ा है और कौन सा करेंसी गिरा है? इंडिया गिरा है। इंडियन करेंसी का वैल्यू क्या हुआ है? फॉल हुआ है। सर कैसे फॉल हुआ है? ऐसा गलत बोल रहे हो, देखो पहले 60 था, 85 हो गया, पहले तो बढ़ गया ना। गलत बोल रहा है यार तुम तो। $1 तो उतना ही है भाई, $1 का पहले ₹60 था, है ना हर्ष? है ना, पहले 60 था, अभी कितना है? 85। वैल्यू बढ़ा है ना, कम है? कैसे? 60 प्लस इंडियन करेंसी का वैल्यू क्या हुआ है? गिरा है। क्यों सर, क्यों? बिकॉज हमें हमेशा किसके ऊपर ध्यान देना है? अपने वाले के ऊपर। तो ऐसे किसके ऊपर ध्यान देगा? खाली अपने पर, दूसरा के ऊपर ध्यान नहीं देगा। अपना वाला कौन है यहाँ पे? इंडियन करेंसी। तुम कुछ और समझ गया होगा, क्या होगा सब? हाँ, रशिया इज अ गुड कंट्री। आइए, ठीक है, ओनली सम पीपल कैन अंडरस्टैंड द जोक। ठीक है, आप मुझे बताइए अपना करेंसी कौन सा है? रुपीस। ठीक है, रुपीस है, रुपीस। आप मुझे बताइए पहले $1 खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा था मुझे? 60। अभी उसी सेम डॉलर के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है? 85। ठीक है, दैट इज वाई हमारा करेंसी का वैल्यू क्या हुआ है? गिर हुआ है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? करेंसी डेप्रिसिएशन। वाइस से वर्ष का अगर हुआ तो क्या होगा उसको? एज करेंसी एप्रिसिएशन। इन सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल लैंग्वेज डेप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन, आप कुछ भी देखना चाहोगे ऑलवेज लुक इनटू आर करेंसी। ये जो मजाक के कॉन्टेक्स्ट में आपको मैंने कहा ना कि हमेशा अपना करेंसी देखना है आपको, वो क्यों? बिकॉज हमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता, नहीं तो बहुत भारी कंफ्यूजन होता है एग्जाम के टाइम में कि हम लोग कौन सा करेंसी को देखें, क्योंकि डॉलर के हिसाब से तो करेंसी बढ़ा है, राइट? तो करेंसी एप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे देखना है? अपना करेंसी के साथ देखना हमेशा। किसके साथ देखना हमेशा? अपना, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया राइट नाउ। खाली अपने वाले पे ध्यान देना, दूसरा के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब ये थोड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो पहले पूछता था, आजकल नहीं पूछता है। पहले क्या करते थे लोग कंफ्यूज करने के लिए, बिकॉज दिस इज इजी, राइट? दिस इज इजी बिकॉज रुपीज थोड़ा सा आइडेंटिफिएबल है अपने लिए, तो ये लोग येन और से पाउंड दे देता था और बोलता था कि आप जापान के हो, तो उस हिसाब से देखो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता था वो, बट अभी मेरे हिसाब से क्रिएट नहीं करेगा। वैसे भी ऐसा क्वेश्चन आजकल पूछता नहीं है। सिंपल है, क्या है? अपना कौन सा देश का है? अपना देश कौन सा है? इंडिया है, तो खाली इंडियन करेंसी को आप देखो। तो फिर वैसे ही फोकस करने का, सेम उसके फोकस पे देखो कि कौन सा करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है गिर रहा है, सेम कॉन्टेक्स्ट। अगर सोचो ये रुपी की जगह यहाँ पे यूरो होता, मान लो, माफ कीजिएगा, यूरो होता, तब क्या होता बताइए? तो यूरो क्या हुआ है? अगर अपन अभी यूरोप में एग्जाम्पल मान लो, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट, बट स्टिल यूरोप में अगर अपन होता अभी, तो यूरो अगर होता तो क्या होता? यूरो का वैल्यू क्या हुआ है? एप्रिशिएट हुआ। सेकंड वाले केस में क्या हुआ? एप्रिशिएट। तो सेम कॉन्टेक्स्ट में खाली हमें ये पूछना है कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं। इफ इंडिया में, तो इंडिया की तरफ सोचेगा, जहां हम बिलोंग करता है उसके हिसाब से आपको देखना है करेंसी एप्रिसिएशन या फिर करेंसी डेप्रिसिएशन। परफेक्ट, त्रिशा का है, देखो मैंने कहा ना, तो आपको पहला सवाल फॉरेन एक्सचेंज ही पूछेगा। ठीक है, कि क्या होता है, और उसमें गलती मत करेगा प्लीज। ठीक है, इज इट फाइन? करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन क्लियर है बिल्कुल यहां तक? ठीक है, राइट? नाउ करेंसी डेप्रिसिएशन होने से हिमानी जी क्या होता है मुझे बताइए, नहीं बात, करेंसी डेप्रिसिएशन होने से किसका? अपना करेंसी का वैल्यू क्या हो जाता है? कम जाता है, मतलब रुपी का वैल्यू हैज फॉलन इन कंपैरिजन टू डॉलर। द रुपी का वैल्यू हैज फॉलन इन कंपैरिजन टू डॉलर। समझ में आया? दैट मींस डॉलर हैज बिकम स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू रुपी। तो अगर कोई इंसान बाहर का है, यूएस का बंदा अगर इंडिया में आया है, वो क्या लिखेगा? पहले मैं $1 लेकर आया था, पहले मैं $1 लेकर आया, मुझे 60 रुपीज का सामान मिल गया था। मैं पहले $1 लेकर आया था, कितना रुपए का सामान लेके जाया था? 60 रुपीज का सामान। अभी मैं कितना रुपए का सामान लेके जा पा रहा हूँ? 85। मैं खुश होऊंगा नहीं? मैं यूएस का बंदा हूं, खुश होऊंगा ना मैं? हाँ सर, पहले 60 रुपए का सामान लेके जा पा रहा था, अभी 85 का, मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं क्या करूंगा? मैं और सामान लेकर जाऊंगा। अगर ये मास स्केल में होगा तो क्या हो रहा है इंडिया का? वो इंपोर्ट बढ़ रहा है, मतलब हम अपने तरफ से बात करते हैं ना, हमारा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? तो करेंसी डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारा करेंसी का वैल्यू गिर गया है, तो बाहर वाले लोगों को काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले वो केवल 60 रुपीज से सामान लेके जा पा रहा था, अभी कितना का लेके जा पा रहा है? 85 का लेके जा रहा है। तो दिस विल लीड टू करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से, क्योंकि अब बाहर वालों को फायदा हो रहा है, तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूं फॉर दोस पीपल,
हाँ हाँ, इट डिपेंड्स। देखो ऐसा मैं बताऊंगा, एक कंक्लूड करूंगा, जो लोग लास्ट क्लास किए थे, इट्स अ साइक्लिकल फंक्शन, ये होते रहता है कंट्री में। अब जो कंट्री का ना एक्सपोर्ट बेस अच्छा है, एग्जाम्पल चाइना का एक्सपोर्ट बेस अच्छा है, और वो इंपोर्ट भी दबा के करता है, उसके केस में तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, वो करेंसी एप्रिशिएशन एप्रिशिएशन चलते रहेगा। बट अगर कोई कंट्री जैसे श्रीलंका हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया एग्जाम्पल, मैं कंट्री को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली कर रहा हूँ, बट स्टिल अभी तो बोल ही सकता हूँ, मैं भूल गया था ना ऑफलाइन है। ठीक है, फिर दैट केस आप मुझे बताइए, अगर वो लोग इंपोर्ट तो करते रहेंगे, जैसे ऑयल, ऑयल तो उनको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा ना बाई डिफॉल्ट, क्योंकि मेजोरिटी चीजें ऑयल के ऊपर चल रहा है, तो ऑयल तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट अगर सफिशिएंट एक्सपोर्ट करने का चीज नहीं है उनके पास में, तो अपना करेंसी का वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा, गिरता रहेगा। बट अपने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, तो उसका वैल्यू कभी भी पैकेज नहीं हो पाएगा। समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? तो बैलेंस होना जरूरी है, कभी भी कोई भी कंट्री का करेंसी एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन कर रहा है, दैट मीन इट नॉट शोइंग अ गुड साइन। समझ में आया आपको? नाउ एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ फॉर दोस पीपल हु आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। करेंसी डेप्रिसिएशन अगर होता है, तो हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, गिर रहा है। हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, गिर रहा है, यानी कि रूपी हैज बिकम व्हाट, सस्ता इन कंपैरिजन टू डॉलर, दैट मींस डॉलर हैज बिकम स्ट्रॉन्गर, दैट मींस मोर रूपी इज नीडेड टू बाय डॉलर। पहले एक डॉलर खरीदने के लिए मात्र 60 रुपीज चाहिए था मेरे को, अभी उस चीज के लिए कितना रुपया चाहिए, 85 चाहिए। दैट मींस विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर वी कैन परचेज मोर गुड्स इन इंडिया। तो बाहर का लोग क्या बोलेगा, बढ़िया है यार, सस्ता पड़ रहा है, इंडिया से सामान मंगवाओ। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना पड़ेगा। इन जनरल अगर इंडिया के पास कैपेसिटी है, तो वो एक्सपोर्ट क्या कर देगा, बढ़ा देगा। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? एंड व्हाट इज, किसी का डाउट है? कोई तो कुछ बोला था विषय। ओके, करेंसी एप्रिसिएशन में क्या होगा, प्रार्थना मुझे बताइए, हमारा करेंसी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इन कंपेरिजन टू फॉरेन करेंसी। और कोई बच्चा अगर समझदार है, जो कि आपको लग रहा है समझदार ही है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रुपी होगा, यानी कि रुपया महंगा हो गया इन कंपेरिजन टू डॉलर, यानी कि डॉलर का थोड़ा सा चित्र थोड़ा खराब हो गया, बट आपके बुक में अच्छे से प्रिंट किया हुआ होगा। ठीक है, क्या हो गया है, कमजोर हो गया थोड़ा सा, क्या डॉलर थोड़ा कमजोर हो गया है, दैट मींस लेस रुपी इज नीडेड टू बाय डॉलर। दैट मीन एज सिंपल एज दैट। जैसे अभी आईफोन 15 प्रो आया, अभी जब मेरा फ्रेंड है, वो बाहर गया, वो बोला कि भैया, जैसे यहाँ पे आईफोन 15 प्रो का कितना दाम है, एक किडनी डेढ़ कितना, कितना कितना, 1,39,000, 1,20,000, कितना, 1,48,000। ओके, जो भी है, 1,30,000 में डन करते हैं। ठीक है, 1,30,000 रुपीज अगर है, तो एग्जाम्पल सुनो, अगर पहले सोचो एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ वन आईफोन इज रुपीज $1,100, कितना है, $1,100 है। ठीक है, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, माफ करो। ठीक है, कितना है, हाँ, $1,100 का होता है। ठीक है, $1,100 का है एक एप्पल का फोन। ठीक है, पहले रेट चल रहा था 60 रुपीज, कितना चल रहा था, 60, किसी जमाने में। ठीक है, तो चलो एक बात बताओ, अभी कितना रेट चल रहा है, करंट बता दो, आज का रेट बताओ तो। 85। ओके, कितना और बताओ तो, अगर मेरे को एक आईफोन लेने का है, कितना रुपया देना पड़ेगा मेरे को इंडियन रुपीज में, कितना, 90, कितना ही बोल रहे क्या, 93,500 देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, सपोज अगर वही बोल अपना करेंसी थोड़ा स्ट्रांग हो गया, और वैल्यू अभी हो गया से 60, तो आप मुझे बताएं वही आईफोन कितना रुपए का पड़ेगा, डिफरेंस आया? अपन इंडियंस लोग क्या करेगा, मंगवा रहे हैं आईफोन, मंगवाओ खूब सारा। ठीक है, जैसे अपन दुबई जाके करता है। ठीक है, मेरा फ्रेंड का दुबई घूमने का इंटेंशन कम था, आईफोन लाने का ज्यादा इंटेंशन था। वो बोला चलो अच्छा है, आईफोन सस्ता मिलेगा, और एक्चुअली उसको सस्ता भी मिला। आई गेस इट कॉस्टेड अराउंड 98,000 फॉर आईफोन 15 प्रो। तो पता नहीं, अगर आप लोग बोल रहे हो 1,40,000 तक, तो बहुत ज्यादा बच गया, करीबन 42। टैक्स तो रिफंड हो जाता है ना शायद लास्ट में, हाँ ऐसे कुछ है ना, वैट तो रिफंड हो जाता है, हाँ ये भी रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो सस्ता मिल रहा है, तो अपन क्या करेगा, और सामान लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा? जब अपन सामान लेकर आ रहा है, तो इंपोर्ट्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंपोर्ट्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, द इंपोर्ट्स विल इंक्रीज। ठीक है, चल जाए, इंपोर्ट्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि करेंसी डेप्रिसिएशन will lead to what, increase in exports, और करेंसी एप्रिसिएशन will lead to what, इंक्रीज इन इनपुट। समझ में आया? और देखो ये क्या है ना, देखो सीधा सा बात है, एग्जांपल सोचो, अगर अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है मतलब अपने पास फॉरेन करेंसी आ रहा है,
अपना फॉरेन करेंसी रिजर्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अपना रेट वापस धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम हो जाएगा। फिर लोग बात क्या करने लग जाएगा, इंपोर्ट करने लग जाएगा, फिर वापस एक्सपोर्ट करेगा। तो ये क्या घूमते रहता है प्रोसेस, करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन जो है वो एक घूमता रहता है। आपको समझ में आया आपको? और इसका सबसे बड़ा फायदा जो हुआ था वो आपको चाइना का हुआ था। ठीक है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। और उन्होंने तो जानबूझ के कभी कभी अपना करेंसी को जानबूझ के डिप्रिशिएट कर रहा था, डिवैल्यूएट कर रहे थे वैसे तो। ठीक है, ताकि उनका एक्सपोर्ट जनरल क्या हो जाए, बढ़ जाए। समझ में आया? तो ये साइक्लिकल प्रोसेस है जो होते रहता है, कभी करेंसी एप्रिसिएशन हो रहा है, कभी करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, उस हिसाब से एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपना अप्लाई करता है। बट ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, दिस इज वन प्रोसेस जो आप पढ़ते हो। ठीक है ना, ये एक प्रोसेस है जो आप पढ़ते हो। इसके अलावा भी देर आर वेरियस रीजंस जहां हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका, जैसे आजकल है 12 साइडेड इंपोर्टिंग। मतलब क्या होता है, आपका देश जो पहले क्या था, एक्स देश जो है, एक्स कंट्री जो है, एक्स सामान नहीं बना रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाई कंट्री से सामान को मंगवा लेते हैं। दैट वाज लाइक फुलफिलिंग आवर नीड्स। अभी ऐसा होता है कि हमारा कंट्री बना भी रहा है सामान, फिर भी हम बाहर से सामान मंगवाते हैं। देयर इज मॉडर्न ट्रेड थ्योरी, इसको बोलता है हम लोग एमटीटी, मॉडर्न ट्रेड थ्योरी, जहां पे क्या होता है, जस्ट टू क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर कि वो सामान वहां मिल रहा है तो हमारे पास भी होना चाहिए, तो हम सामान इंपोर्ट करते हैं। इट्स नोन एज द मॉडर्न ट्रेड थ्योरी। ये भी होता है आज के डेट में। तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रेड थ्योरीज जो चलता है अभी, जो है एमटीटी बहुत चल रहा है। जैसे एग्जांपल से इंडिया मेक्स सैमसंग फोन्स आल्सो इन हाउस, राइट? बट स्टिल इट विल इंपोर्ट फोन्स फ्रॉम यूएस आल्सो या फिर फ्रॉम चाइना आल्सो। से एप्पल हम लोग इंपोर्ट ही करता शुरू शुरू में, प्रो फोन्स को तो इंपोर्ट ही करता है, और हम लोग मंगवाता भी है डिस्पाइट द फैक्ट कि वी हैव अदर फोन्स। तो ये थ्योरी हो गया ट्रेडिंग का। तो अगर किसी को भी इंटरेस्ट है इस सब पार्ट में, यू, इफ यू आर गुड इन दिस, तो आपको ये इससे ज्यादा फैसिलिटेटिंग टॉपिक नहीं मिलेगा, क्योंकि कितना ट्रेड नेगोशिएशन इसमें होता है इसका कोई हिसाब नहीं है। तू भी सुनता होगा, जैसे आपने कभी भी रिसेंटली सुना कि कनाडा में जो दिक्कत अपने हुए थे, अभी वो नेगोशिएट हो गया है, एंड दे ट्राइंग द वीजाज एंड ऑल। अभी वापस से पीछे सुना होगा, वीजाज वगैरह देना बंद कर दिया था, ट्रेड रिलेशन खराब कर दिया था। अब तो बीच में नेगोशिएट किए हैं, तो कम इनटू अ कंक्लूजन, दैट्स समथिंग व्हिच इज अ वेरी बिग आर्ट व्हिच यू हैव टू हैव। दिस इज वन करियर दैट यू कैन। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात? श्योर 100%? दिस इज वन स्ट्रैटेजी, बहुत इट्स वेरी ओल्ड स्कूल स्ट्रैटेजी जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। बट इसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ थ्योरी व्हिच आर एक्चुअली कमिंग। ठीक है, समझ में आया? करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। पहले मुझे कंक्लूड करिए, इस पन्ना में हमने 4 पॉइंट पढ़े। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी। सेकंड क्या पढ़ा हमने, फॉरेन एक्सचेंज रेट, दैट मींस द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज विद द अदर। हमेशा ध्यान किसके ऊपर रखना है, अपने करेंसी के ऊपर। दैट मींस व्हाई वी हैड टू कांसेप्ट, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा क्या बढ़ता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ता है, और करेंसी एप्रिसिएशन की वजह से क्या बढ़ता है, अपना इंपोर्ट्स बढ़ता है। फाइन, क्लियर बिल्कुल यहाँ तक? दिक्कत तकलीफ कुछ भी नहीं? चलेगा? डिफरेंस था ये तो हो जाएगा, करेंसी एप्रिसिएशन करेंसी डेप्रिसिएशन डिफरेंस ये हो जाएगा सेल्फ। ये तो अपने आप खुद ही आंसर बना लोगे आप, कुछ है भी नहीं। मीनिंग दिया हुआ है, इफेक्ट दिया हुआ है, और एग्जांपल दिया हुआ है, खत्म। डाउट्स? आई थिंक दिस वाज अ स्मॉल रिकैप ऑफ द प्रीवियस क्लास। चलेगा? इतना ही अपने करवाया था। ठीक है, हाँ। सुनो, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। और बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी सीबीएसई बच्चा को जानना है कि कौन सा पार्ट से बहुत सवाल पूछ रहा है, तो वो ये वाला पार्ट से है, ये वाला पार्ट से, दिस पार्ट। ठीक है, शिफ्ट एंड ऑल, ये सबसे अगर सुन रहा है कि ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है लोग। बीच में ये वाला पार्ट सिलेबस से हटाया था, इज इट देयर इन योर सिलेबस, एक्सचेंज रेट वाला पार्ट? बट पिछले बार बोला था कि ये सिलेबस में नहीं है, बट एग्जाम में आ गया था। हाँ, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मैं रिस्क नहीं लेने वाला, ऐसे लास्ट टाइम भी पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अब सुनिए, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है, पहले हमने डिस्कस कर लिया, $1 इक्वल टू ₹80, $1 इक्वल टू ₹60, $1 इक्वल टू ₹45। ये आएगा कैसे, ये कैसे बनेगा? समझ में आया? तो एवरी कंट्री ना, शुरू तो ऐसे ही होता है कि $1 इक्वल टू ₹1 से शुरू हुआ होगा। फिर डिपेंडिंग ऑन द ट्रेड्स, हमने क्या क्या वैल्यू, आपको आपको पता ना यूएस ने कैसे अपना वैल्यू बढ़ाया था, इफ यू नो और नॉट? नहीं पता किसी को? चलो मैं बताऊंगा, चलो। ठीक है, आइए। तो ये रेट कैसे फिक्स होता है? ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली हम लोग फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज करते थे, जिसको हम लोग प्यार से पेग्ड एक्सचेंज सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेग्ड एक्सचेंज सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स एक्सचेंज सिस्टम, एज द वर्ड सजेस्ट, सिमिलर। क्या होगा फिक्स में? रेट क्या होगा? फिक्स्ड होगा। बट आप मुझे बताइए, क्या रेट हम लोग जो मर्जी आया फिक्स कर दिया? आज से गरिमा अगर बाई चांस इकोनॉमिक मिनिस्टर बन गया, बाहर बनो, मैं चाहती हूँ कि आज से इंडिया थोड़ा सा मैनेज करे, इसलिए अब से ₹1 इक्वल टू $1। बाय बाय, टेक केयर, गेट लॉस्ट, ऐसे करके चला जाएगा।
पॉसिबल नहीं है ना, मेरा जो मर्जी है फिर तो बांग्लादेश बोलेगा कि 1 टाका इज इक्वल टू 0.00001 रुपीज, मर्जी है या नहीं है। यूएस बोले आप मजाक करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ऐसा तो चलेगा नहीं ना कि मेरा जो मर्जी है मैं ऐसे फिक्स कर दिया। तो सलोनी जी बोलता है कि भैया हम बताते हैं आपको कैसे होता है, सारा गवर्नमेंट का साथ में बैठता है, वो भी डिस्कस करता है क्या रेट होगा, पॉसिबल होगा वैसे भी। बताइए पुतिन साहब तो आएंगे ही नहीं, बिकॉज ऑफ इसके ओन पर्सनल रीजंस। ठीक है, इटली वाला लोगों को प्यार प्यार से बुलाएगा हम लोग। ठीक है, तो वो सब अलग बात हो गया। तो इस तरीके से कैसे फिक्स होगा, फिक्स तो होगा रेट, बट कैसे फिक्स होता है मैं बात समझो, पहले कैसे फिक्स होता था। हम एक कंट्री है से कंट्री एस, टॉलसी एक कंट्री है से कंट्री टी। ना पहले कैसे कंपेयर होता था शुरू में एकदम, गोल्ड वाज द कॉमन पैरामीटर, गोल्ड वाज द कॉमन पैरामीटर। मेरे पास सोचो 10 क्विंटल्स ऑफ गोल्ड, कितना गोल्ड है मेरे पास, 10 क्विंटल ऑफ गोल्ड। टॉलसी के पास में 5 क्विंटल ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो मेरा एक्सचेंज रेट क्या होता अभी, मेरा 1, इसका जिसको उसको 2 देना पड़ेगा अगेंस्ट माई 1, तो माई एक्सचेंज रेट वॉज 1 एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी। समझ में आया आपको, इस तरीके से जितना आपका डॉलर, जितना आपका सॉरी क्या है गोल्ड है, उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता था। फिर धीरे धीरे कुछ कंट्रीज ने बोला व्हाई नॉट सिल्वर, लेट अस कंसीडर सिल्वर आल्सो। फिर अरेबिक कंट्रीज आया, वो लोग बोलते व्हाई नॉट तेल, हमारे पास बहुत है। बीच में थोड़ा सा तेल के हिसाब से बात हुआ। फिर शुरू हुआ लड़ाइया, लड़ाइया मतलब वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर में सबसे बढ़िया ऐसा दोस्त हम बता रहा तुमको, तुम लोग के ग्रुप में भी ऐसा दोस्त होता होगा ब्रिटिश का, जो लगाने में एक्सपर्ट है। तू जाना देखता है ना, अपन कहीं से नहीं आता है वो, चल ना तू, चल ना भाई यार तेरे साथ में, टेंशन नहीं है, तू टेंशन मत कर। बोल के तो हाँ, कैसे उसको पता नहीं, बुला ना, कोई टेंशन का बात नहीं है, मिलके मोमो खाएंगे अपन। ठीक है, लगाने में एक्सपर्ट। और जब रियल मैटर जब आएगा, कि जब एक्चुअली में लड़ाई होने वाला है, उस वक्त तो बोलेगा तू देख ले अपना है, मैं क्या करूंगा, मैंने तो तुझे कहा ही ना मत कर। तो वैसा काम कुछ यूएस करता है। यूएस क्या किया, उसको यूएस को समझ में आ गया यूके के बीच में लड़ाई हो रहा है। ठीक है, यूके इज फाइटिंग, जर्मनी इज फाइटिंग, एवरीबडी इज फाइटिंग। यूएस बोलता है, यूके को समझ में आ गया कि यूके थोड़ा सा तगड़ा पार्ट है, चलो उसको सपोर्ट करता है। यूएसएसआर वर्सेस चल रहा था ना आपका उस वक्त। ठीक है, तो यूएसएसआर को सपोर्ट करता है बढ़िया से, तो यूके को दबा दबा के सपोर्ट किया। तो आप लो ना यार, आपका भाई भाई कंट्री यहाँ पे, टेंशन नहीं करते, वेपन्स चाहिए आपको, मैं बना के देता हूँ, आप लीजिए ना पैसे। अरे पैसों का क्या है, लड़ाई करके जीतो, जीतो, आप जीत गया। उसके बाद बारी आया पैसा का। उस समय ट्रांजेक्शन किसमें हो रहा था मेनली, गोल्ड सिल्वर वगैरह। इतना गोल्ड सिल्वर होता है क्या किसी के पास में, नहीं। तो यूएस ने बोला एक काम करते हैं, तो एक काम करते हैं, इतना तो आपके पास में गोल्ड है नहीं। तो यूएस बोला एक काम करते हैं, अब से व्हाई नॉट वी ट्रीट, व्हाई नॉट वी ट्रीट द यूएस डॉलर इक्विवेलेंट टू गोल्ड। दैट मीन्स जितना वैल्यू गोल्ड का है, उतना ही वैल्यू हम क्या मानेंगे, उस डॉलर का मानेंगे। एंड देन स्टार्टेड द यूज ऑफ डॉलर। किसी का सवाल था दिमाग में, भैया यूएस करेंसी ही इतना ज्यादा यूज क्यों हो रहा है। ठीक है, बाद में बहुत सारा ट्रेड नेगोशिएशन हुआ, फिर उन्होंने इराक वगैरह को वो किया, डिस्कस किया गल्फ कंट्री सब में कि तेल का ट्रांजेक्शन भी आपको डॉलर से यूज करना है, फिर सर्कुलेशन बहुत बढ़ गया था, ये सभी कारण है। बट शुरू जो है ऐसे ही हुआ था कि भैया गोल्ड जो है उस जगह में क्या यूज होगा अभी, मतलब इक्विवेलेंट होगा, गोल्ड तो यूज होगा ही, साथ में डॉलर्स को इक्विवेलेंट लिया, इस तरीके से गोल्ड का सर्कुलेशन थोड़ा कमा और करेंसी का सर्कुलेशन बढ़ने लग गया। समझ में आया, और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है, एकदम सिंपल है, अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम द करेंसी इज फिक्स्ड बाय द, इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। कैसे फिक्स करेगा सर, सर इसका फायदा क्या है कि देखो इसमें स्टेबिलिटी रहता है, एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट फिक्स कर रहा है ना, तो एकदम इजी रहता है, स्टेबल रहता है, बार बार चेंज होता नहीं है, तो स्टेबिलिटी है, और कैपिटल मूवमेंट में भी आराम है। ठीक है, सर ये रेट कैसे फिक्स होगा, ये रेट कैसे फिक्स होगा, दिस रेट विल बी फिक्स इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। दैट एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी, जैसे हमने बात किया गोल्ड, सिल्वर या एनी अदर थिंग, कोई अदर दूसरा करेंसी, जैसे बाद में जाके डॉलर भी हो गया था। दिस एक्सटर्नल स्टैंडर्ड बिकेम डॉलर आल्सो। भाई तुम्हारे कंट्री के पास में कितना डॉलर है, मेरे पास में कितना डॉलर है, उसके हिसाब से भी डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, तो बाद में ऐसे होने लग गया था। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी व्हाट, दिस एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर, और इट कुड बी एनी अदर करेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री, और एनी अदर थिंग में समझ में क्या आ रहा है, क्या है, ऑयल वगैरह। ठीक है, समझ में आया ना। ये टू दिस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि हर स्कूल वाला लोग में कभी क्लैरिटी नहीं होता है आप लोगों को। वन कॉन्सेप्ट इज नोन एज पेगिंग, दूसरा कॉन्सेप्ट है पैरिटी वैल्यू। ठीक है, इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ, और कई लोग यहाँ पे लेजेंड्स हैं जो समझ भी बहुत जल्दी जाएंगे। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या है आपका, पेगिंग।
सर पेगिंग में क्या होता है देखिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड with the value of the currency of another country, it is known as what? Pegging. पहले पहले रीड कर रहा हूँ फिर समझाऊंगा आराम से, ठीक है? When the currency of the one country is being tied upon with the value of the another currency, so क्या बोलेंगे अपन? Pegging. दूसरा में क्या लिखा? When the value of the currency is fixed in terms of some other currency, इसको अपन बोलते हैं as parity value. मेरा बात समझो कैसे होता है, सुनो, ठीक है? पहले वाले केस में समझे क्या होता है। पहले वाले केस में मैं बोला कि यार जैसे ये चीज ना जर्मनी वगैरह में बोला, जब करेंसी का जिम्बाब्वे जो ना, जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे करेंसी जो है ना बिलियंस में नोट्स प्रिंट करने लग गया था लोग, इतना हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था वहां पे जिम्बाब्वे। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि यार ये तो प्रॉब्लम वाला चीज हो गया, एकदम पंगा वाला चीज हो गया है। तो कितना क्या बैग ले लेके क्या हम लोग ब्रेड खरीदने जाएगा क्या सामान का? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला माथा छोड़ो, दिमाग कौन लगाएगा, अब से यूएस डॉलर बिकम्स आवर करेंसी, से यूएस डॉलर बिकम्स आवर करेंसी। माथा लगाया नहीं, उन्होंने बोला जो यूएस डॉलर चलेगा वही अपन भी मानेंगे। इफ यूएस डॉलर इज 80 रुपीज तो 80 रुपीज ही मानेंगे, जैसे डॉलर है वैसे अपना करेंसी। तब से जिम्बाब्वे लोग क्या करने लग गया, डॉलर्स को यूज करने लगे, माथा लगाया ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, उनका जो हाथ उनका जो रिसोर्सेस था उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि हम लोग अपना करेंसी को डिच कर देते हैं, दिमाग लगाते ही नहीं है, और हम लोग क्या करेंगे, यूएस डॉलर्स को ही अपना लेते हैं। हाँ, तो उतना इक्विवेलेंट सामान होना पड़ेगा था उनके पास में भी। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ डॉलर यूज कर, तो डॉलर के रिजर्व भी तो बढ़ाने पड़ेंगे उनको। अब उनका फायदा क्या था कि हेडेक नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेडेड हाईली ट्रेडेड करेंसी कौन सा है, डॉलर है। पंगा भी है, डॉलर ऐसा नहीं यूएस का डेथ नहीं है, इंडिया का यूएस का भी खूब ज्यादा डेथ लिया हुआ है। तो अगर यूएस का इकोनॉमी हिलता है, उनको तो उतना फर्क पड़े या नहीं पड़े, बाकी कंट्रीज को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, स्पेशली दोज कंट्रीज हुज डायरेक्ट करेंसी इज डिपेंडेंट ऑन डॉलर, ठीक है? या फिर ऑप्शन नंबर टू क्या बताया गया, मैं अपना ही करेंसी रखूं बट उसका ना मूवमेंट एग्जैक्टली सिमिलर टू डॉलर रख लूं, कि जब डॉलर बढ़ता है तो मेरा करेंसी को भी हम बढ़ा रहा है, जब डॉलर गिरता है तो उतने इक्विवेलेंट वैल्यू में गिराते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने एक रेशियो बना लिया कि मेरा करेंसी और डॉलर का करेंसी में 10x का मूवमेंट, कितना का मूवमेंट है, 10x का। तो अगर डॉलर ट्वाइस बढ़ रहा है तो मेरा कितना बढ़ेगा, 20x। अगर गिर गया तो कितना गिरेगा, 10x गिर जाएगा। इस तरीके से समझ में आया, समझ में, इस तरीके से ब्रैकेट कैलकुलेट कर लिया। पहला मैंने जिसमें मैंने माथा लगाया ही नहीं, पहला जिसमें मैंने माथा लगाया ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं अपन, पेगिंग कर, क्या बोलते हैं, पेगिंग। दूसरा वाला में मैंने कैलकुलेट किया ना कितना एक्स होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वैल्यू निकाला, अपना करेंसी रख के रखा है इन टर्म्स ऑफ सम अदर करेंसी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरिटी वैल्यू। सर एग्जांपल नंबर 2 बताओ तो जरा इजी होगा। देखो, मेरे को मेरे को इफ आई नीड, से एग्जांपल, अ मैथमेटिक्स टीचर, आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर आई डोंट यूज माय हेड एंड आई से कि एक्स टीचर वहां पे है, सोचो जस्ट वन ब्लॉक अवे इज अनदर टीचर। आई क्लेम सर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो ना, बोला हाँ सर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं ना अकाउंट्स इको पढ़ा रहा हूँ या फिर दूसरे को एक मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप एक काम कीजिए आप अपना पढ़ाओ, हम अपना पढ़ाता है, हम लोग टाई अप कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, टाई अप कर लेते हैं कि आपके पास में अकाउंट स्टूडेंट्स आएगा तो आप मेरे को दे देना, मेरे पास मैथ्स टीचर आएगा तो मैं आपको दे दूंगा, पैसे आप अपना रखो मैं अपना रखता हूँ। हेडेक है कुछ भी नहीं, we just have the reference, we just have a higher first case, right? But when I bring in somebody in house in my system, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि देखो आपका फीस कितना होगा, अच्छा आपका शेयर इतना होगा, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, विल नेगोशिएट, विल कैलकुलेट प्रॉपर्ली, दैट प्रोसेस नोन एज पैरिटी। So this also is a very okay example, ठीक है? थर्ड एग्जांपल, द मोस्ट लेजेंडरी एग्जांपल, ठीक है? एग्जांपल आशका, ठीक है? आशका जो है सेंट्रल मॉल गई, सेंट्रल मॉल में देयर आर सम गुड प्लेसेस, now you people are smart to understand, ठीक है? Aska has no idea about, ठीक है, what she has to consume, ठीक है? डिकोडेड लैंग्वेज में आप लोग बात कीजिए, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसको समझ में आ रहा है बढ़िया, आप लोग वो मैथ टीचर वाला एग्जांपल लेके रखिएगा, बाकी लोग ठीक है। शी हैज नो आइडिया ऑन व्हाट शी कंज्यूम्स, ठीक है? अब आशका जो है हेवीली रिलायंस ऑन ऐशानी, ठीक है? नाउ ऐशानी इज अ प्रो, तो आशका बोला सुन ना, तू जो लेकर आ रही है ना वो दो लेकर आ जाना, समझ में आया? जो दो भी लेकर आ रही है वो दो लेकर आ जाना, ठीक है? इसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, पेगिंग। समझ में आया आपको? जो भी तू लेकर आ रही है वो लेकर आना, दिमाग लगाया क्या आशका ने, नहीं, किसी किसी को समझ में रहेगा, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड गर्ल, ठीक है? और बाकी लोग समझ में आ गया आपको कि मैंने रिलाई नहीं, मैंने कल ही बोला कि जो तू लेकर आ रही है वही लेकर आ जा मेरे लिए भी,
ठीक है, पैकिंग। समझ में आया आपको? और दूसरे वाले में क्या बोला, आज का ने स्पेसिफाई किया कि देखो तो मेरे लिए लेकर तो आ रही है, पर उसमें ये इंग्रेडिएंट होना चाहिए। ठीक है ना, ठंडा वंडा जो भी आइस क्यूब्स वगैरह सब, इसको अपन क्या बोलेंगे यार, पैक। समझ में आया आपको? जहाँ 100% रिलायंस वहां पे हो रहा था, वहां पे क्या हो गया, सैटरडे नाइट गोइंग टू वेल, बेकार पिलाया। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये क्या होगा, पैकिंग, जहां पे आप सिंपली क्या कर रहे हो, टाई अप कर रहे हो, और पैरिटी में क्या है, आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, देखना, when the value of the domestic currency is tied up, क्योंकि टाई अप किस में होगा, दूसरे करेंसी के साथ ही होगा ना, टाई अप किस में होगा, दूसरे करेंसी के साथ, इसलिए लिखा हुआ है टाइड अप विद अनदर करेंसी, उसको क्या बोलते हैं, पेगिंग। और जब आप निकालते हो वैल्यू, तो वैल्यू तो किसी के हिसाब से निकाल सकते हो, करेंसी के हिसाब से भी निकाल सकते हो, गोल्ड के हिसाब से भी निकाल सकते हो, सिल्वर के हिसाब से भी निकाल सकते हो, किसी के हिसाब से निकाल सकते हो। ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, व्हिच आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी गेटर। चलिए दोनों को साथ में एकदम सेम ही बोलता था कि हाँ पेगिंग और पैरिटी वैल्यू होता है। समझ में आया? तो डॉल्सी का बड़ा मजा आ रहा है, क्या बात है डॉल्सी है, क्या बात है, पक्की बात है डॉल्सी। डॉल्सी बोलता आई एम गुड इन पैकिंग। ठीक है, अब बता, समझ में आया था आपको? ठीक है, क्लियर है जी, है तो खुश हुआ है तो ठीक है, अच्छा। ठीक है, और कुछ लोग है एकदम ब्लैंक है, वो लोग बोलता है क्या बहुत कराएगा इंसान, पता नहीं। ठीक है, हिमानी गुड एक्टिंग, वेरी नाइस एक्टिंग, अमेजिंग। जिस हिसाब से ये अपना पॉइस रख के रखा, तो लग रहा है दीपिका पादुकोण की माँ बैठी हुई है एकदम। ठीक है, एकदम पॉइस्ड। अब बताओ, समझ में आया पेगिंग वाला में? तो टाई अप किस हिसाब से करते हो, अनदर करेंसी के साथ में, और जब आप कैलकुलेट करते हो वो क्या होगा, करेंसी के हिसाब से या फिर एनी अदर गोल्ड सिल्वर, उसको बोलते हैं अपन पैरिटी वैल्यू। देखो वैसे तो इतना डिटेल में कभी पूछेगा नहीं, इट कैन बी आस्क्ड इन एन एमसीक्यू, पर अब मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने बताया कुछ। समझ में आया? नॉट द सेंट्रल पॉइंट वाला एग्जांपल, द कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए, मैं तो उसका बात कर रहा था यार, अरे भाई, वहां पे डिवाइस वगैरह है ना, उसका बात कर, तो मैं क्या, डिवाइस है ना, ये डिवाइस है, हमारा गरीब का है, हमने सेंटर तक पहुंचना है, क्योंकि हमको पता सिटी सेंटर में पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए, तो when the domestic currency is tied up with another currency, उसको क्या बोलेंगे अपन, पेनी, and it is calculated in terms of or fixed in terms of other currency, gold etc, उसको अपन क्या बोलता है, पैरिटी। मेरिट डिमेरिट वेरी सिंपल, फॉर सेवा मार्केट इज इंपॉर्टेंट, सेवा स्टूडेंट्स मार्क फिक्स का मेरिट डिमेरिट एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बेसिक है, क्या होता है तो क्या फायदा रहता है, मेरिट्स क्या क्या, एक तो रेट फिक्स रहता है, फ्लक्चुएशन ज्यादा होता नहीं है, फिर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में प्रमोट नहीं करता, ये तो भैया अपन कर लेंगे बाद में, ठीक है, अभी नहीं करने का मन नहीं है मेरा। ठीक है, करा देगा, मेरिट डिमेरिट करा देगा, तीनों मेथड समझाता है आपको, मजा आएगा। ठीक है, वन इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल एज द वर्ड सजेस्ट इज द मोस्ट कॉमन मेथड विच इज बीइंग फॉलो। स्टॉक मार्केट देखा है किसी ने? स्टॉक मार्केट में भी वैसे तो सर्किट्स होता है, आपको पता होगा या नहीं पता, डू यू नो व्हाट इज अ सर्किट, एनीबॉडी? हाँ, एक मतलब एक लिमिट के बाहर अगर कोई स्टॉक चला जाता है तो सर्किट हो जाता है, एक बार के लिए स्टॉप हो जाता है ट्रेडिंग। ठीक है ना, तो सर्किट्स है, बट एक बार के लिए मान ले तो गोल्ड हो गया, शेयर्स हो गया, सब इस प्रोसेस में चलता है, वो सिंपलेस्ट प्रोसेस इन द वर्ल्ड, डिमांड सप्लाई। जिस चीज का डिमांड ज्यादा होगा उसका वैल्यू नेचुरली ज्यादा होगा, जिस चीज का वैल्यू, जिसका डिमांड ज्यादा होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा, और जिसका डिमांड कम होगा उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। देयर आर सर्टेन गोल्डन रूल्स विच यू कैन फॉलो, जो कि आप बिंदास तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, और बहुत कॉमन सेंस वाला बात है, किसी को अगर डाउट है तो मेरे को पूछने का, सिंपल गोल्डन रूल यूज करता है। पहला, सलोमी जी बताइए, नॉर्मली, मैं बात ध्यान से सुनना, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आगे जाके आपको इसी पार्ट में डाउट आएगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान से सुनने वाला पार्ट को, आगे डाउट आएगा आपको, मुझे पता है कौन सा डाउट आएगा, कब आएगा, क्या डाउट आएगा, वो भी मुझे पता है। ठीक है, हिमानी क्या बताया मैंने, अगर डिमांड नॉर्मली ज्यादा होता है तो बाजार में प्राइस क्या होता है नहीं होता है, और वैसा बात है, कोई भी सामान, जैसे अनूप जैन आ रहा है, उसका टिकट्स का अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, और कार में मैंने नमक डाल दिया, ठीक है, सॉरी, तो उसका अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो रेट क्या होगा उसके प्राइसेस का, डिमांड नहीं है। ओके, ठीक है, इन केस अगर किंग वापस आ रहा है, अब उसका भी नहीं है, तो किसका डिमांड है, सलमान खान, दर्शन राव,
एक बार हम देखा था, वो कोई आया था, कोई पीछे वही डांडिया नहीं होता था भरलो मुख वाला, 15 मिनट के लिए वो आया। हाँ, वो 15 मिनट के लिए गाया था, कुछ भी नहीं गाया, बाकी लोग तो गवा के चला गया। 60-70। कौन कौन? मैं ताऊ जी आया था। नॉनसेंस। ठीक है। अरे किसी को बुलाओ ना जिसका वैल्यू ज्यादा है, बताओ ना एक बार के लिए। अरिजीत सिंह अगर आया, हाँ उसका डिमांड हाई होगा ना, तो डिमांड अगर ज्यादा होगा तो उसका प्राइस में टिकट्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। कौन? और किसी का अगर डिमांड कम है। बेचारा कैसे तुम लोग जाइए जा नहीं रहे तो उसका डिमांड कम है बोलता है बेचारा। ठीक है, तो उसका प्राइस क्या होगा? कम हो जाएगा। लास्ट में टिकट बहुत सस्ता में बिकता है, लास्ट में जाके आपको पता ही होगा। ठीक है। नहीं नहीं, बहुत सस्ता में बिकता है लास्ट में निकलते टाइम। आप जब शो इसे 4 बजे का है ना, 3 साढ़े 3 बजे देखना कितना सस्ता में बिकता है टिकट्स, क्योंकि लास्ट में टिकट निकालना है आपको। ठीक है, तो प्राइस अगर वो शो का डिमांड ऑलरेडी बहुत हाई है तब तो प्राइसेस बढ़ेगा। बट डिमांड अगर कम है तो प्राइसेस क्या होता है? AMR रहमान का शो। ठीक है, प्राइसेस क्या होता है? पता नहीं होता है। ठीक है। नंबर 3, सप्लाई अगर कोई चीज का बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है किसी चीज का, तो प्राइस क्या होगा? कम होगा। एक्सीलेंट, आप लोग को आता ही है। हाँ वही तो। सप्लाई अगर कम होगा तो प्राइस क्या होगा? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? दैट इज बाय स्पेसिफिक ब्रांड्स, जैसे कि लुई विटॉन हो गया। और क्या होता है? ऊंची, देन प्राडा, देन बैलेंसियागा, ये सब सारे क्या करते हैं? अपने सप्लाई को क्या करते हैं? कम रखते हैं। आपको पता होगा ना, लोग जला देते हैं अपने सामान को। हाँ, वो लिटरली नहीं पता इसके बारे में। जो इनका स्टॉक बच जाता है, ये लिटरली उनको लाइक दे डिस्ट्रॉय द गुड्स सो दैट इट इज नॉट बीइंग रेप्लिकेटेड और इट इज नॉट देयर इन द मार्केट, सो दैट द स्कैरसिटी इज स्टिल देयर। लिमिटेड सप्लाई रखते हैं ताकि प्राइस क्या रहे? ज्यादा रहे, इन केस यू डोंट नो। ठीक है, समझ में आया आपको? एनीबॉडी अ फैन ऑफ वॉचेस हियर? फैन ऑफ वॉचेस, वॉचेस। लड़का बात नहीं कर रहे हम, घड़ी का बात कर रहे हैं। घड़ी कौन दो से दिखता है बे? हम शाम टाइम में दिखता है। नहीं नहीं, एक बात बताओ मेरे को, देखिए, विंडो शॉपिंग हम कपड़ा का देखा है होते हुए, समझ में आता है। घड़ी से दिखता है। ये तुम्हारा वाला तो नहीं दिखता है, नहीं वो। हाँ बोला तो रहेगी। हाँ ये हाँ बोला था। हम भी हाँ बोला था ये। इसका मूवमेंट होता ना प्राप्त, तुम गवा है, देखा देखा। कब ऐसे किया था ये? फिर वो बोला वो शिट, दैट इज दिस मोमेंट। अच्छा तुम घड़ी का बात कर रहे हो, ओके ओके। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो अगर किसी को वॉचेस का शौक है तो आपको पता होना चाहिए रोलेक्स वगैरह अपना स्कैरसिटी रखता है, द मार्केट वैल्यू इज वेरी हाई। ठीक है। पीपल बाय रोलेक्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, इफ यू नो, लाइक आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट। दे पीपल बाय जॉर्डन्स आल्सो फॉर इन्वेस्टमेंट, इफ यू नो। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? क्योंकि सप्लाई इतना कम है तो डिमांड क्या होता है? इतना ज्यादा होता है, तो अल्टीमेटली प्राइसेस विल बी इजी। ये डिमांड सप्लाई रूल एकदम सिंपल है। फ्लोट, इसको हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, बिकॉज यहाँ पे मार्केट रेट जो है वो फ्लोट होते रहता है। सबसे पहले एक्सट्रीम में हमने पढ़ा फिक्स एक्सचेंज रेट। क्या पढ़ा हमने? फिक्स एक्सचेंज रेट हमने पढ़ा। उसके बाद उसके कंप्लीट एक्सट्रीम में हमने क्या पढ़ा? फ्लोटिंग। फिक्स में फायदा क्या है? फिक्स में फायदा क्या है? रेट फिक्स रहता है, स्टेबल रहता है। फ्लोटिंग में फायदा क्या है? इट्स फेयर। इट्स व्हाट? फेयर। चाइना अगर फिक्स एक्सचेंज रेट रख रहा है तो वो तो अपना मर्जी से कुछ भी रेट रखेगा, कोशिश करेगा मैनिपुलेट करने का, ताकि उसके फेवर में चीजें आ जाए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल फॉलो करो। बट देखो, अगर अपन ट्रेडर्स है, आपको पता है ना, यू थिंक स्टॉक मार्केट इज अ वेरी हाईली ट्रेडेड मार्केट, यू एग्री? यू हैव नो आइडिया अबाउट करेंसीज है। ठीक है, इट्स हाईली ट्रेडेड। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो करेंसी में, अगर आप ट्रेड कर रहे हो करेंसी में, तब तो आपके लिए मजेदार बाजार है, क्योंकि बाजार हमेशा क्या हो रहा है? जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। बट इमेजिन इफ प्रकाश इज अ डीलर इन गुड्स, वो एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर है। ठीक है, समझ में आया क्या? वो एक्सपोर्टर, वो मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है भाई, बाहर में बहुत डिमांड है। ठीक है, प्रकाश भुजिया वाला।
पीपीडब्ल्यू, ठीक है, पीपीडब्ल्यू, प्रकाश भुजियावाला, ठीक है, सिंस, ठीक है, तो भाई तो अच्छा, इंडिपेंडेंस से पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया इंडिपेंडेंट ही नहीं हुआ। आप में से, ठीक है, तो ये प्रकाश भुजियावाला हो गया, नाम बड़े बैठा है यार, ऑन्टरप्रेन्योर बिजनेस, ठीक है, प्रकाश भुजियावाला, ठीक है, आजकल के लिए दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा आज का, सोच रहा नाम, ये प्रकाश भुजियावाला तो बढ़िया बैठा है एकदम, बढ़िया लग रहा है, हाँ, करीबा चाय, एक बार पिक्चर कभी नहीं देखी, ठीक है, तो चलो अब फिक्स सकता हूँ भुजियावाला, तो प्रकाश भुजियावाला डीलर है, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, वो मेनली एक्सपोर्ट भी करता है, मुझे बताओ बाई चांस, इस अगर बाई चांस रेट्स बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, then in that case प्रकाश मुझे टेंशन में रहेगा नहीं रहेगा, आज 60 रुपया रेट चल रहा है, अचानक से आधा घंटा में 50 रुपया हो गया, तो भैया ये किस सब बिलिंग करे, आएगा भैया बिलिंग कर दीजिए, अरे भाई जी थोड़ा रेट थोड़ा चेंज हो गया, रुको 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 भाई जी वापस चेंज कर दे, ठीक है, फिर वापस चेंज, अरे वापस से बढ़ गया, बहुत दिक्कत होगा ना भाई रेट, अगर फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा हो रहा होगा, राइट, इसका भी सोल्यूशन है, इफ यू डोंट नो आई डोंट, इफ आई टेल यू, आगे जाके पढ़ोगे भी, पीपल एंटर इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको पढ़ाऊंगा मैं बाद में जाके पर्टिकुलर्स, आप सब लोग बाहर में इंटरनेशनल डीलिंग में करोगे ना आगे जाके, यू एंटर इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे प्रकाश भुजिया वाला ऑलरेडी एंटर इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का रूल बताओ, बट एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन भी तो खराब है ना, ठीक है, इसीलिए वी हैव कम इनटू अ मिड वे, मेरा बात सुनो, ये किसमें क्या लिखा हुआ है, फिक्स प्लस फ्लेक्सिबल, ना मेरा बात, अब सलोनी जो है सलोनी, ठीक है, सलोनी जो है, पहले वाले केस में मम्मी पापा ने सोचा कि एकदम इसको स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखिएगा, एकदम स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, ठीक है, कहीं जाने नहीं देगा, सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ना है, और सिर्फ और कुछ नहीं करना, बस ऐसे घर पे बैठना, कुछ नहीं करना, क्या इसका कोई, ठीक है, पढ़ाई में क्या पता ठीक हो जाए, डिसिप्लिन रहे, बट क्या इसका आगे जाके कोई एक्सप्लोरेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, दिक्कत है, ठीक है, एक जगह मम्मी सोचा कि इसको ले यार जो करना है करो, लाइफ में क्या टेंशन है, जिंदगी लो आराम से जियो, वो भी अच्छा है, बहुत फ्रीडम मिलेगा, एक्सप्लोर मिलेगा, बट इज सिक्योरिटी देयर, नहीं, इट कैन फॉल इन बैड हैंड्स आल्सो, बट व्हाट इफ आई क्रिएट अ बिग इकोसिस्टम, मैं बड़ा सा एक जगह क्रिएट कर दिया, और मैंने आपको बोला तुम जहां घूमना तुम घूमो, बट तुम इस दीवार के अंदर, मतलब ये पूरा बड़ा जगह के अंदर अंदर तुम रहो, होता है ना कुछ फ्लैट्स सब कुछ रहता है अंदर ही, so there's everything inside it, but आपको अंदर है, that system is known as manage exchange rate system, the system is known as manage exchange rate system, see how it works, ठीक है, another very technical concept, ठीक है, जो को समझना पड़ेगा कि वो कैसे होता है, ये हम लोग फॉलो करता है, most of the countries don't follow the fixed exchange system except a few countries, but maximum countries follow the managed exchange rate system, देखो कैसे होता है, इंडिया करेंसी का सोचो वैल्यू ऐसे देखो, हाँ, अभी कितना चल रहा है, 80 मिनिमम हो गया और 90 मैक्सिमम हो गया, 80 मिनिमम रेट हो गया और 90 मिनिमम मैक्सिमम रेट हो गया करेंसी का, ठीक है, 80 और 90 फॉर नाउ इज लाइक अ रेड अलर्ट, यहाँ पे रेड अलर्ट हो गया, मतलब सर इमेजिन, आपको याद है वो बड़ा सा मैंने फील्ड बताया था आपको, फील्ड में सब कुछ है, बट आपको क्या रहना है, फील्ड के अंदर रहना है, दैट फील्ड इज 80 टू 90, और जितना फ्लक्चुएशन करना है, जितना डिमांड सप्लाई करना है, आप किसके बीच में करो, इस 80 टू 90 के बीच में करो, जितना फ्लक्चुएशन करना है करो, ठीक है, जितना फ्लक्चुएशन करना है, ये तो 81 होना है, 83 होना है, 82 होना है, 84 होना है, एक कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक है, बट आप जितना फ्लक्चुएशन करना करो, द मोमेंट यू रीच इधर नियर 80 और नियर 90, क्या अलर्ट हो जाएगा, चलो यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, आपका वैल्यू हो गया 89.5, क्या हो गया 89.5, क्या रेड अलर्ट आ गया, यस, बिकॉज 90 के बियॉन्ड होना नहीं है, हो सकता है 89.9 हो सकता है, मैं एग्जांपल ले लेते 89.5, ठीक है, अब मुझे बताओ ऐसा क्या किया जाए कि इसको 90 के अंदर रखा जाए, बताइए क्या करें हम, समझ नहीं आ रहा, 89.5 तक पहुंच गए, नाउ समथिंग हैज टू बी डन, अपन तो ऐसे नहीं हो सकता है वो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि इसका रेट जो है वापस पीछे हो जाए, क्या करें, क्या करें, फॉरेन एसेट, ओके, एग्जाम्पल, अगर तुझे कोई सर्वर बहुत मीठा हो गया तो क्या करता,
क्या डर बाइंड ऑर्डर एग्जैक्टली तो वही कर यहाँ पे 89.5 व्हाट इज एन इंडिकेशन जब अगर रेट 89.5 पहुंच गया ऐसा नहीं उसका मतलब क्या हुआ डिमांड फॉर डॉलर बहुत ज्यादा हो रहा है अगर 80 होगा तो डिमांड क्या है कम 89.5 पहुंच गया मतलब डिमांड फॉर डॉलर इज वेरी हाई मीठा बहुत ज्यादा हो गया क्या डॉलर मीठा बहुत ज्यादा हो गया ना थोड़ा पानी डालना पड़ेगा पानी क्या डालना पड़ेगा उससे क्या फर्क पड़ेगा डिमांड डॉलर में ज्यादा है तो हमें किसका सप्लाई बढ़ाएगा डॉलर का सप्लाई बाजार में क्या करेगा बाहर बट ये सप्लाई करेगा कौन आरबीआई हैज अ स्टोर हाउस ऑफ फॉरेन करेंसी कैसे आता है वो भी बताऊंगा मैं आपको ठीक है बट आरबीआई के पास अब ये आरबीआई अलग है और ये बाजार अलग है आरबीआई अलग है और बाजार अलग अपन कहाँ ऑपरेट करता है ये बाजार में अपन कहाँ ऑपरेट करता है बाजार में आरबीआई क्या करेगा आरबीआई बोलेगा अरे यार डॉलर का डिमांड तो बहुत ज्यादा हो रहा है इट इज कमिंग क्लोज टू 90 क्यों ना मैं सप्लाई ऑफ डॉलर बाजार में बढ़ा देता हूँ क्योंकि सप्लाई ऑफ डॉलर अगर बढ़ेगा सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ने से रेट क्या होता है कम हो जाता है तो रेट वापस धीरे धीरे क्या होता है थोड़ा सा कम होता है और समझ में आया या नहीं आया ये कौन करता है आपका आरबीआई करता है रेट क्या हो गया कंट्रोल हो गया समझ में आया ना इट्स जस्ट लाइक कि जब वो सलोनी एकदम गेट के पास पहुंचने वाली है गार्ड भैया ने बोला भैया सुनो मम्मी बुला रही है उस वक्त चला गया समझ में आया आपको वो गार्ड भैया इज बिकमिंग द आरबीआई आरबीआई ने क्या दिया और मार्केट में सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ा दिया ताकि तो यूटिलाइज हो जाए मैंने पानी डाल दिया ताकि मीठा थोड़ा सा कम हो जाए क्लियर अंडरस्टूड द पॉइंट इज कि आरबीआई के पास आया कैसे सुनो सिमिलरली आपको लगता है ना यहाँ पे भी कहीं 81 भी हो सकता है वैसे देखा जाए तो अच्छा सिचुएशन भी है कि 81 हो गया वैल्यू गिर गया बट आपको पता है कि अभी 81 में है फ्यूचर में ज्यादा भी हो सकता है तो रेट ज्यादा कम नहीं हो इट डज नॉट फॉलो फॉल बिलो 80 आगे क्या करेंगे बताओ आश्रम टू बैलेंस इट आउट क्या करेगा सप्लाई कम करेगा दैट मीन्स इट विल टेक आउट द डॉलर्स फ्रॉम द मार्केट सो दैट द ओवरऑल सप्लाई ऑफ डॉलर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और ये डॉलर किसके पास चला जाएगा बात समझ में है आरबीआई कैसे हेल्प करेगा आपको कब हेल्प करेगा जब रेट कम हो रहा था उस वक्त निकाल के किसके पास गया आरबीआई के पास और जब दरकार पड़ेगा तो अभी कौन देगा आरबीआई देगा ठीक है समझ में आया ताकि जो है ना प्राइस जो है उस ब्रैकेट के अंदर रहे ठीक है मैं एक बार और रिपीट करता हूँ फॉर दोस पीपल जिनको एक बार में समझ में नहीं आया बट मोस्ट लाइकली बहुत जनों को एक बार में समझ में आ गया यहाँ पे मेरी बात को सुनेगा आप फ्लक्चुएशन चाहते हो आप बाजार में फेयरनेस भी चाहते हो बट आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए फ्लेक्सिबल में क्या इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल पर लोगों के ऊपर छोड़ दिया आपने मैं कंट्रोल भी चाहता हूँ तो मैंने क्या किया मैंने एक ब्रैकेट सेलेक्ट कर दिया दिस ब्रैकेट कैन बी एनीथिंग वो ब्रैकेट के बीच में आपको फ्लक्चुएट करना है सर ये ब्रैकेट भी क्या चेंज होता रहेगा यस जो ये ब्रैकेट है वो भी चेंज होता रहेगा और ब्रैकेट के हिसाब से मुझे उसको कन्वेंसी को कंट्रोल में रखना है द मोमेंट इट ट्राइज टू रीच दैट एक्सट्रीम आरबीआई विल कम इन एंड इंक्रीज और सप्लाई और इंक्रीज द सप्लाई और इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बात समझ में अगर वो बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट करे तो आरबीआई क्या करेगा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ा देगा और अगर बहुत ज्यादा रेट कम हो रहा तो क्या करेगा सप्लाई कम करके रेट को वापस से क्या कर देगा वापस से बढ़ा देगा इस प्रोसेस को क्या ये नेचुरल आपको याद है फ्लेक्सिबल का दूसरा नाम क्या था फ्लोटिंग फ्लोटिंग इज वेर यू आराम से आपने क्या करने दे दिया उसको तैरने दे दिया फ्लोट करने दे दिया इज इट फेयर फ्लोटिंग इज दिस फेयर फ्लोटिंग व्हाट आरबीआई इज डूइंग क्या ये कैसे फेयर है भाई आरबीआई बीच में इंटरवीन कर रहा है बीच में आ रहा है ताकि रेट कंट्रोल रहे इस ये फ्लोटिंग फ्री फ्लोटिंग नहीं है इसलिए इस फ्लोटिंग को जो मैंने कहा ना आपको यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग क्या बोलते हैं उसको एज डर्टी फ्लोटिंग बिकॉज यू आर नॉट अलाउइंग फ्री फ्लोटिंग बट यू आर एडिंग इन समथिंग कॉलिंग इट व्हाट डर्टी फ्लोटिंग एक्चुअली सच में टर्म है ये समझ में आया क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट डर्टी फ्लोटिंग ठीक है मैं एक बार से रीड करता हूँ आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर मैंने आपको एग्जांपल नहीं देता ना बहुत डिफिकल्ट होता देखो क्या लिखा हुआ इट इज अ हाइब्रिड ऑफ द फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ये दोनों रेट्स का क्या है हाइब्रिड है इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन व्हाट फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट देखो पॉइंट नंबर 2 पढ़ो जोर से देखो क्या लिखा हुआ है इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इंटरवीन्स मतलब बीच में आता है इंटरफेस अपना सेंट्रल बैंक कौन है आरबीआई वेरी गुड तो आरबीआई इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज ठीक है करंट सेंट्रल बैंक मेंटेन्स रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
टू एंश्योर द रेट ऑफ द करेंसी स्टेज विद इन द सर्टेन लिमिट्स। इस प्रोसेस क्या बोलता है अपन? 30। समझ में आया? सेंट्रल बैंक के पास में कुछ रिजर्व रहता है और उस रिजर्व को यूज करता है ताकि क्या कर सके, रिटर्न कंट्रोल में रह सके। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? 30। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? कोई भी दिक्कत तकलीफ बताइए? श्योर? 100%? मैंने आपको 3 मेथड समझाया, एक बार मेरे को फटाफट रिपीट करो, फिर मैं हल्का सा इजी पार्ट पढ़ाऊंगा आपको, फिर एंड करूंगा। पहले क्या है? फिक्स एक्सचेंज सिस्टम। सर इसका मैरिज डी मैरिज सब बाद में करेंगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। पहले कौन सा समझ? 3 सिस्टम है, तीनों का पहले नाम समझ लो। फिक्स एक्सचेंज सिस्टम को बोलता है, पेड एक्सचेंज सिस्टम भी बोलता है। इसमें रेट कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट फिक्स करता है। गवर्नमेंट वो फिक्स कर देगा? नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या क्या हो सकता है? गोल्ड, सिल्वर, एनी अदर करेंसी या एनी अदर थिंग। अगर मैंने दो करेंसी का टाई अप करा दिया पहले और मैंने कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ सम फिक्स्ड रेट, पैरिटी वैल्यू, क्या बोलता है? पैरिटी। एक बार और करता है दिमाग में सेट करने के लिए, ठीक है? मुझे बताइए, अगर चाइना अपना करेंसी का वैल्यू फॉल्स इन कंपैरिजन टू द अदर करेंसी, उसको क्या बोलता है? आर करेंसी वैल्यू फॉल्स इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी, करेंसी डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। और करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से क्या बढ़ता है? एक्सपोर्ट्स बढ़ता है, बिकॉज इट बिकम्स कंपैरेटिवली चीपर फॉर द आउटसाइड पीपल। अगर हमारा करेंसी का वैल्यू बढ़ता है इन कंपैरिजन टू आउटसाइडर्स, क्या बोलते हैं उसको? करेंसी एप्रिसिएशन लीडिंग टू हाई इंपोर्ट्स। एक्सीलेंट। समझ में आया आपको? क्लियर? नाउ 3 सिस्टम, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड। फिक्स में कौन रेट फिक्स करता है? गवर्नमेंट। कैसे फिक्स करता है? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, एनी अदर करेंसी एक्सेट्रा। ठीक है? अगर टाई अप किया करेंसी तो पेगिंग, और अगर फिक्स किया तो फ्लेक्सिबल। का दूसरा नाम बताइए? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे क्या है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। अगर कोई करेंसी का डिमांड बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? प्राइस ज्यादा। डिमांड कम होगा तो प्राइस कम, सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस कम, और सप्लाई कम होगा तो प्राइस ज्यादा। यही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ठीक है? ये देखो, द करेंसी इन डिमांड विल हैव अ हायर एक्सचेंज रेट, द करेंसी हु सप्लाई इट मोर हैज अ लेस वैल्यू। समझ में आपको? और यहाँ पे करेंसी क्या हो सकता है? फ्रीली फ्लक्चुएट कर सकता है, कोई यहाँ पे रुकावट नहीं है। एंड अ हाइब्रिड सिस्टम बिटवीन बोथ इज नोन एज मैनेज रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है? यस, बेसिक्स तो वही है, बेस तो फ्लेक्सिबल का ही है कि क्या होता है? इट विल बी डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ वन। इसमें बीच में एक जन और आता है, वो कौन है? बैंक इज अ की पार्टिसिपेंट टू स्टेबलाइज द रेट ऑफ करेंसी। समझ में आया? तो रेट किससे फिक्स होता है? डिमांड सप्लाई से ही होता है, बट सेंट्रल बैंक कम्स इन टू स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ द करेंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेज एक्सचेंज। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज सिस्टम जो हर कोई कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया फॉलो करता है। ठीक है? एंड दिस प्रोसेस जहां पे रिजर्व बैंक जो है, सेंट्रल बैंक जो है, फॉरेन करेंसी को एड इन या फिर रिमूव करता है, उसको क्या बोलता है? स्टर्टिंग फ्लोटिंग। ठीक है? थोड़ा सा 60% लैंग्वेज याद हो गया, दिमाग में सेट हो गया आपको? ठीक है? इजी एकदम? डिफिकल्ट लग रहा है? बिल्कुल ठीक है? पक्का? डन? श्योर? अरे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है? थोड़ा टेक्निकल टॉपिक जो अपने था वो अपना हो गया। टेक्निकल टॉपिक इज डन। ठीक है? एक टेक्निकल टॉपिक वाज करेंसी एप्रिसिएशन जो एग्जाम में बहुत पूछता है। वन वाज फिक्स, फ्लोटिंग, एक्सचेंज और मैनेज्ड। टेक्निकल हो गया। अब इजी एकदम चिल वाला साइड है। क्या लिखा हुआ है देखो तो? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है? तो खत्म हो जाएगा, मजे मजे में आ जाएगा। अभी दिमाग में दरकार ही नहीं, अब इजी सी पार्ट करा रहा हूँ। देखो ना, मैं आप लोग को इसलिए ना जानबूझ के सब नहीं करा, देख रहे हैं आप लोग? ये मैरिज टी मैरिज होता है ना, ये सब कराने से क्या होता है? आप लेट जाओगे। अभी पहले एक बार के लिए कॉन्सेप्ट कर लो, फिर मैरिज टी मैरिज आराम से करवा दो, टेक करके। अब एकदम बिंदास सुनो ना, कब कब हम लोग फॉरेन करेंसी डिमांड करेंगे, कब कब हमको फॉरेन करेंसी चाहिए। सिंपल। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी मतलब कब कब हमें फॉरेन करेंसी। देखिए, फॉरेन करेंसी मतलब मान लो कि वो एक कमोडिटी है। मान लो कि फॉरेन करेंसी हमारे लिए क्या है? कमोडिटी है। कब कब हमें वो कमोडिटी चाहिए? सबसे इजी क्या? इनपुट। भाई जब सामान इंपोर्ट करेगा तो पेमेंट किस में करेगा? फॉरेन करेंसी में। तो डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज। इजी। नंबर 2, जब तुम घूमने जाएगा बाहर, दुबई, यूएस, यूरोप, ठीक है, एम्स्टर्डम, स्पेन, ग्रीस, इसराइल में, इसराइल में जाओगे, ठीक है? ठीक है? तो इन दैट केस टूरिज्म के लिए क्या होगा?
ठीक है, बहुत सा सामान प्लस क्या चाहिए होगा आपको साथ में? पिसो चाहिए। कौन सा पिसो? फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी चाहिए। क्या चाहिए? डॉलसी, फॉरेन करेंसी। बट है वो नहीं चल रहे रुपए। ठीक है, खाली भूटान में चल जाए। ठीक है, भूटान नेपाल में चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बाकी कंट्री में फॉरेन करेंसी। पाकिस्तान में तुम जो है, गुड लक। ठीक है, नेक्स्ट। यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंड टू अब्रॉड। ठीक है, ये किंग साहब जो है, इनका एक गाना था जो इतना ज्यादा हिट हुआ, इनका कोई हिसाब नहीं है। इसको लेके वो कम से कम 3600 शोज तो कर लिया होगा। ठीक है, तो ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि बहुत बहुत पैसा कमाया। आपको पता है, ये बम्पर पैसा कमाया, राइट? ये ऐसे बोलता है, हाँ हमको पता है, हम तो सामने देखा, बहुत पैसा कमाया। ठीक है, अब सुनो। अब इसका पेरेंट्स जो है, रिलेटिव जो है, गुड फ्रेंड्स। ठीक है, स्टेज इन यूएस। और इसका मन हुआ कि इतना पैसा हम इंडिया में कमा लिया, थोड़ा बहुत पैसा तो बाहर भी जाने का मन करेगा नहीं करेगा? मुझे बताओ एक बार, चलिए मानी मन करेगा ना। ठीक है, तुम अगर इंडिया में है और तुम्हारा कोई रिलेटिव है, डिस्टेंट रिलेटिव, वो सोचो ये रहता है वहां पे, सिडनी रिप्लाई। ऐसे क्यों करते हैं सच में? यार देखो, तुम्हारा सेम कलर का टी शर्ट भी पहन के आया है तुम। बताओ। सोचो ये बोला सिडनी, सिडनी में तुम्हारा कोई रिलेटिव रहता है, वहां पैसा भिजवाना है, किस पे भिजवाएगा? तो रुपये में भिजवाएगा क्या? जो भी डॉलर्स वगैरह जो भी करते हैं, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर वगैरह में जो भी चलेगा उसमें भिजवाएगा। तो उसके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। 3 पॉइंट तो करा दी इसी हो गया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 2 टूरिज्म, नंबर 3 बिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब एक तरफा प्यार तुम्हें दिखाया क्या? एक तरफा प्यार। वेदिका यू कैन रिलेट। ठीक है, एक तरफा प्यार, यूनि मतलब वन साइडेड। ठीक है, उधर से पैसा आया है, आए या नहीं है जरूरी नहीं है। आप अपनी तरफ से प्यार भेजते हो, आप अपनी तरफ से गुड मॉर्निंग मैसेज करते हो। वो अगला जो है देख के बस जीएम लिख दे या कुछ भी ना लिखे, फर्क पड़ता नहीं है। अरे देख, हम तुमको देखा ही नहीं इस बार। देखा झूठी? हमने शायना को देख के बोला था। देखा, शायना एकदम प्रैक्टिकल लड़की है। गुड मॉर्निंग में जब कुछ नहीं आता है ना, ठीक है, उठा नहीं होगा वो, इसलिए नहीं उठा। या फिर इसे कोई तो लिखा ना कि हाय हाउ आर यू डूइंग, और 8 10 दिन बाद लिखता सॉरी आई मिस्ड योर टेक्स्ट। यूनिलैटरल ट्रांसफर आपका ज्यादा शुरू हो जाएगा, तो अनुपमा शुरू हो जाएगा यहाँ पे। आइए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर 2 टूरिज्म, नंबर 3 यूनि का मतलब एक तरफा। ये तुम्हारा एक तरफा प्यार तुमने कहाँ भिजवाया है? बाहर भिजवाया है। समझ में आया? बस एक इंडियन इंडियन प्यार नहीं है, इंटरनेशनल प्यार है। ठीक है, नेक्स्ट। परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स है। ऐसे इंडिया में आपको पता है, अगर बाहर का सिटीजन आप हो तो आप इंडिया में इंडिया में आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कौन कौन लोग परचेज करेगा पता नहीं हम लोग का। ठीक है, सिर्फ इंडियन सिटीजन कैन परचेज प्रॉपर्टी इन इंडिया, बट इंडिया, दुबई में अलाउड है, बाहर के लोगों को अलाउड है ना। शाहरुख खान जी इज द एम्बेसडर इफ यू नो ऑफ दुबई। लिटरली आपको पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सच में दुबई का ब्रांड एम्बेसडर है। मानता नहीं, देख लो। ही कैन स्टे इन एनी 5 स्टार और 7 स्टार होटल एज ही लाइक्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हर बार तो आ जाता है उसका, हाँ वही तो। ऐसे और बुर्ज खलीफा को एक बार एडवर्टीजमेंट कराने का कॉस्ट हम कभी देखा था? ठीक है, मेरा पूरा जन्म कुंडली ही लिया, इतना ज्यादा कॉस्ट है उसका। ठीक है, तो अगर उसको प्रॉपर्टी परचेज करना है, सच में दुबई है, पता है आपको? इस बार प्रिंटिंग पता नहीं, इस बार गड़बड़ तो बुक पे ठीक हुआ है प्रिंट। हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है ना, फोटोज को लेकर कुछ गड़बड़ हो गया। ये लिटरली बोलते पाम आइलैंड नहीं है, पाम आइलैंड, पाम आइलैंड से। हाँ ये जो भी बोला, ये जो भी बोला, हाँ। हाँ तो उसका यहाँ पे प्रॉपर्टी है, जो भी बोला ना। तो अगर बता, एक बार के लिए मुझे अगर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना है, तो मैं क्या भूटान का नोट लेके जाऊंगा? मैं क्या लेके जाऊंगा? धीरज नहीं, धीरम। धीरम लेके जाएगा, ठीक है। ठीक है, धीरम हम लेके जाओगे, और धीरम हमारे लिए क्या दीदी? पराया ही है ना। अपना कौन है? रुपीस। तो ये फॉरेन करेंसी हुआ ना। धीरम लाया तो दिखा दिखा दिखा, ला दिखा 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 दिखा। अरे वो दिखा रहा, वो अमीर है, तुमको क्या चलता है? हर आईफोन लेने वाला खाली थोड़ी ना अमीर होता है। तो मैंने अब, ऐशानी तुम्हारे साथ में रह के ऐसा हालत। आशका आस्किंग तो ब्रिलियंट क्वेश्चन। तुम गया था नहीं? मेरे को शौक है। रास्ते में गिरा मिला। ओह, ये जाएगा ही। तुम देखो ना उसको एक बार। तुम हेयर कलर देख के समझ में नहीं पाया वो। तो ये, अबे अच्छा क्या है, यहाँ पे अपना वो नहीं है गांधी जी?
यहाँ पे किसी का नाम किसी का फोटो ही नहीं है यार। देखो अगर ये ऐप से प्रिंटिंग से, ठीक है, ये जो नोट है, अगर मुझे दुबई जाने का है तो मुझे ये नोट चाहिए। ये नोट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी को डिमांड करना पड़ेगा। थैंक यू। कितना है ये? 10 10 दिरहम है क्या? तो 10 दिरहम है 20, अभी क्या 22 में नहीं चल रहा है, 24 हो गया चलने का। 24 25 रुपये होगा। देखो तो दिरहम का दाम कितना है, 1 दिरहम कितना, देखो तो देखता कितना है। ज्यादा वैल्यू अगर है तो फिर तो हम रख लेगा। 10 रुपये था, हाँ उस पता 10 रुपये था, कितना है? 22 रुपये है क्या? तो अभी एक्चुअली गिरा है, पीछे 25 हो गया था। तो मैं कितना रुपया हो गया फिर ये? 200 तो मैं भी फोन के कवर के नीचे लगा के रखेगा। ठीक है, थैंक यू। क्या मस्त इन्वेस्टमेंट, 110 रुपये में लिया, करेंसी का 220 हो गया। करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, अपना अपना डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। नेक्स्ट, स्पेकुलेशन, सट्टा। सच में स्पेकुलेशन है, सट्टा लगाना, बेटिंग करना, बेटिंग। तो जहां करेंसी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा वहां पे अपन फॉरेन करेंसी खरीदेगा ही नहीं खरीदेगा। जैसे एग्जांपल सेम केस, अगर मुझे पता चल गया कि दिरहम का वैल्यू बढ़ेगा तो मैं अभी दिरहम खरीदूंगा ही नहीं खरीदूंगा, आई विल बाय दिरहम। एकदम प्रैक्टिकल केस, समझ में? बिकॉज आई एक्सपेक्ट दैट द दिरहम का वैल्यू विल इंक्रीज। तो 5 पॉइंट सिंपल। नंबर वन क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स में हमको फॉरेन करेंसी चाहिए। नंबर टू, टूरिज्म के लिए मेरे को फॉरेन करेंसी चाहिए। एक तरफा प्यार अगर बाहर भिजवा रहे हो आप, रियल ट्रांसफर सेंड टू अब्रॉड। नंबर फोर, परचेज ऑफ फिक्स फॉरेन एसेट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एसेट में क्या क्या सकता है? देखो, शेयर्स, लैंड, बॉन्ड, सब कुछ आ सकता है अपना, ठीक है ना। और स्पेकुलेशन यानी कि बेटिंग ही होता है एक्चुअली में, ठीक है। ये सब अभी नहीं पढ़ेंगे। सप्लाई कब कब बढ़ता है, कब कब हमारे पास में फॉरेन करेंसी आएगा, कब कब हमारे पास में फॉरेन करेंसी आएगा। और ये ऐसा चार्ट है जो आज तक कभी ऐसा कोई बैच नहीं हुआ जो हंसा नहीं है, बट ठीक है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में, तो आई वॉज गिविंग दिस बुक फॉर अ चेकिंग टू वन ऑफ एन एलिट पर्सन। ये बुक वो उन्होंने बोला कि आपको बुक देखना है एक बार के लिए। मैंने बुक दिखाया, द मोस्ट फॉर्चुनेट पेज दैट ही टुक आउट वाज दिस, ठीक है। एंड उसके बाद का रिएक्शन मैं बात बताता हूँ आपको, ठीक है। फॉरेन का सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होगा दीदी, बताइए एक बार। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्जैक्टली। फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए बाहर वाला चीज है, हमारे पास आ रहा है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं सामान तो हमारे पास में क्या आता है? फॉरेन एक्सचेंज आता है। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं सामान, क्या आता है हमारे पास में? फॉरेन करेंसी आता है ना हमारे पास में। तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई फॉरेनर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो क्या बढ़ता है? फॉरेन सप्लाई बढ़ता है, ठीक है। तो अगर कोई फॉरेनर्स लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते, पहले सोचा था कैसे याद करवा लोगों को। एक्चुअली में ये लैंग्वेज है, देखो। फॉरेनर्स लोग अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, यू कैन एक्चुअली यूज दिस वर्ड, इफ फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन इंडिया, द इंक्रीज इन फॉरेन सप्लाई इंक्रीजेस। और इस समय अपने चित्र दिमाग में आ जाएगा, लड़के को देखो एक बार के लिए, ठीक है। तो इफ फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन इंडिया इट विल इंक्रीज द व्हाट, फॉरेन सप्लाई, ठीक है। हाँ, देखो क्योंकि कोई लोग बहुत आगे चले जाते हैं कि इंक्रीज इन फॉरेन सप्लाई का मतलब क्या हो भैया, कि फॉरेन करेंसी आ रहा है कुछ और आएगा। नहीं नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये याद कराने के लिए डाला है। ये सिर्फ याद कराने के लिए दिया है भाई, कि दिमाग में रहे कि फॉरेनर्स अगर इंडिया में आता है तो इंक्रीज इन फॉरेन सप्लाई होता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर करता है, हाँ, ठीक है। तो फॉरेनर्स क्या करता है आपका, आप जो सोच रहे हो वहां तक भी सही सोच रहे हो, बहुत बढ़िया। आपका दिमाग बिल्कुल साफ सुथरा है, ठीक है। फॉरेनर्स अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है इट इंक्रीजेस द व्हाट, बहुत लाख पड़ेगा हमको ये जो भी आदमी अगर इसको देखिए, ठीक है। इसलिए तो नहीं बनाया। आप सुनो, सर इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, एक तो आपने देख लिया, ठीक है। दूसरा लेजिट तरीका बताता हूं आपको। देयर आर टू मेथड्स इन विच फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में होता है, किसी को पता आइडिया? एक होता है एफडीआई, सुना है आपने? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अरे वेरी गुड यार। और एक है एफ आई आई, फॉरेन, बोलो बोलो,
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, बात सुनो, एफडीआई और एफआईआई। सुनो, अगर टेस्ला है ना, टेस्ला, टेस्ला अगर इंडिया में शोरूम खोलना चाहता है, टेस्ला यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो अगर टेस्ला वांट्स टू ओपन अप अ फैक्ट्री, एप्पल ने अभी सेटअप किया ना अपना फैक्ट्री यूनिट इंडिया में सेटअप किया ना, ठीक है, तो एप्पल ने क्या किया, अपना एक पूरा सेटअप इंडिया में किया। तो जब बाहर के लोग इंडिया में, इंडिया के बिजनेस में अगर पैसे लगाते हैं, तो बाहर से फॉरेन करेंसी आता है या नहीं आता, मुझे बताइए। एप्पल विल ब्रिंग अ टन ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया सो दैट ही कैन डेवलप द बिजनेस इन इंडिया। तो अगर बाहर का लोग इंडिया में आ रहा है बिजनेस करने के लिए, इसको बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलेंगे? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दे कम invest in the country so that they can get good business out of it. FDI is a great thing for the country. और the current government is pushing very hard so that we have a very high FDI in India. Apple आ गया, Samsung ने actually अपना पूरा setup इंडिया में कर लिया, तो huge amount of FDI has come in, right? So what is FII? ये थोड़ा सा ना चालू वाला चीज है। ये FII जो है ना, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। थिंक अबाउट द मनी, और उसका 10,000 टाइम्स बढ़ा लो, मतलब बहुत पैसा होता है इनके पास। देखो, एनीबडी हु नोज स्टॉक मार्केट अ बिट, थोड़ा सा बेसिक तो, एकदम बेसिक तो पता होगा स्टॉक मार्केट क्या होता है। इट रन्स ऑन डिमांड सप्लाई रूल, राइट? एक बात, रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर कैसे फ्लक्चुएट होता है, एनीबडी नोज? हाउ डज रिलायंस का शेयर फ्लक्चुएट? ज्यादा डिमांड आएगा तो रेट क्या होगा, और सप्लाई होता रहेगा तो कमेगा। देयर विल बी बायर्स, देयर विल बी सेलर्स। जब रेशियो चेंज होता है बायर सेलर का, उस हिसाब से मार्केट रेट चेंज होता रहता, राइट? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं अगर बोल सकता हूँ, सोचो, दिस हैपेंस इन ऑक्शन, इफ यू नो, ठीक है, कि जब कोई सामान रखा हुआ है, और ये चीज एक्चुअली में होता है कि अगर कोई रेट बोलेगा 20,000 रुपया, कितना बोला? 20,000 रुपया, तो इंक्रीज द रेट समबडी, समटाइम्स कोई बोलेगा 50,000 रुपया, फिर क्या करेगा, बोले जानबूझ के 5 6 लोगों को रखेगा, 60,000 रुपया, 70,000 रुपया, 1 लाख रुपया। इससे क्या हुआ, जैसे ही आपने डिमांड और क्रिएट किया, रेट्स क्या हो रहा है उसका, बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? फिर उनको लगेगा यार कुछ तो बढ़िया चीज होगा ये, तो लोग 1 लाख रुपया देने के तैयार हो गया, एक 10, तो 1 2 3 फाइनल। समझ में आया आपको? तो दिस हैपेंस इन एफआईआई। कैसे देखो, एक कंट्री का, ये दिस हैपेंड हर लॉट इन कोविड, ये न्यूज में भी आया था कि बहुत सारा चाइनीज कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है इन द मार्केट्स ऑफ यूएस, इंडिया एंड ऑल, और इंडिया कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट्स बहुत गिरा हुआ था। ये क्या करते हैं, जब मार्केट्स गिर रहा होता है या गिरने वाला होता है या बस बढ़ना स्टार्ट होता है, ये खूब सारा पैसा इन्वेस्ट कर देता है बाजार में। खूब सारा पैसा क्या कर देता है, बाजार में इन्वेस्ट कर देता है, और फिर वेट करता है बाजार को बढ़ने का, क्योंकि जैसे ही आपने पैसा डाला, तो आपने तो जो बैलेंस देखा ना लिब्रा, आपने एक बार के लिए पूरा डिमांड क्रिएट कर दिया, तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब अच्छा खासा बढ़ने वाला है, अब जब नॉर्मल लोगों को समझ में आता है कि यार ये तो शेयर अच्छा है, चलो पैसा खरीदता है, उस वक्त क्या कर देगा, बेच देगा, एंड दे अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट आउट ऑफ इट। दिस प्रोसेस इज नोन एज एफआईआई। मतलब बाहर के लोग इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। बैड गुड नहीं बोलूंगा, बिकॉज अभी पूरा पैसा ड्रॉ आउट नहीं कर सकते हो, बट ये होता है, नॉर्मल सा बात है। अगर आप कोई भी कंपनी का बात बताओ, कोई भी कंपनी बताओ ना, एनी कंपनी, बोलो बोलो। अडानी का, अडानी एंटरप्राइजेस देखे, 2,200 ये है। अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग दिखा, ये शेयर होल्डिंग, ये देखो क्या क्या दिख रहा है, तो 72.61% इज विद द प्रमोटर। मतलब खुद कंपनी में कॉन्फिडेंस तो है ही यार। 72.61% इट्स अ वेरी हाई परसेंटेज, हाँ, प्रमोटर के हिसाब से इतना बड़ा कंपनी का। देन यू हैव व्हाट, ग्रीन देखो क्या है, 14.5, तो क्या है, एफ आई आई, दिख रहा है आपको? डी आई आई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफ आई आई ऑलमोस्ट द सेम थिंग। समझ में आया? और बाकी 7.23% इज इन्वेस्टेड बाय द पब्लिक। समझ में आया? तो एफ आई आई समझ में आया आपको? इनको एफ आई आई इसलिए क्योंकि इनको चैनल अलग से, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मेरे को मन हुआ आया और मैंने हटाने का शेयर खरीद लिया, अगर मैं फॉरेनर हूँ तो आई हैव टू गो बाय चैनल, दैट चैनल्स नेम इज नोन एज एफ आई आई। समझ में आया आपको? ताकि हमें समझ में आता रहे कि बाजार, बाहर से कितना पैसा स्टॉक मार्केट में आया, जाना तो पड़ेगा ना अपने को। ये तो लोग कब निकाल लेगा, कब डंप कर देगा, भरोसा नहीं है। इसलिए चैनल बनाया हुआ है, उसको अपन बोलते हैं एफ आई आई। किसी और का बताओ ना, एक और का देखते हैं। टाटा कौन सा? मोटर्स। टाटा मोटर्स का इफ यू लुक इनटू द शेयर होल्डिंग पार्ट, this is also a good sign. 46.38% is with the promoters, 18.4% is with the FII. समझ में आ रहा है आपको? पब्लिक के पास में 17% है, ठीक है।
तो हाँ, अदर्स में मतलब क्या होगा, जीरो मतलब कुछ कुछ जैसे एफडीआई के फॉर्म में आ गए, कुछ कुछ होगा छोटे छोटे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये अदर्स भी बहुत ज्यादा होता है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, बिकॉज मार्केट कैप, रिलायंस का मार्केट क्या पता है किसी को, किसी को एक आता मार्केट क्या पता है किसी को, रिलायंस से निकाले, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये देखिए वैल्यू देखो कितना है, सीजन लैक्स। ठीक है, दिस मच लैक्स। ठीक है, तो इफ आई होल्ड 1/10 ऑफ रिलायंस, आई एम अ पर्सन ऑफ माई, कितना, 90 करोड़, 90,000 करोड़ का आदमी होगा। इफ आई होल्ड 1/10 ऑफ रिलायंस, आई एम जस्ट अ पर्सन ऑफ 90 or 1,000 करोड़। जाना तो सबको है देखो एक दिन। और जो तुमको वॉच शो के लिए जाना, ओके हाँ जाओ जाओ। अनुप जैन जाना है, तुम देखो ना इसका, यहाँ पे भी देखो सेम ही, ऑलमोस्ट 50% अभी भी प्रोमोटर के पास में है। एफआईआई की तरह देखो तो यहाँ पे 22.6%। समझ में आ रहा है आपको, तो प्राय हर बड़ा कंपनी में एफआईआई अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखता है। बस खाली क्या है, नियम थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि वो लोग निकाल नहीं सकता पैसा को, अभी सारा एक साथ पैसा निकाल नहीं सकता, बट दे हर्ट। एफडीआई, एफडीआई क्या होता है, एफआई में तो स्टॉक मार्केट, एफडीआई में तो क्या होता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब हिंदुस्तान, आपने ये सुना यूनिलीवर सुना है, यूनिलीवर सुना है ना, तो यूनिलीवर इज यूके बेस्ड कंपनी। हाँ हाँ, बहुत सारा कंपनी, बहुत सारा नाम है। अब जो उन्होंने बनाया इंडिया में, उन्होंने क्या बनाया, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो वो क्या हो गया, एफडीआई हो गया, कि वहां का लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसमें, बिजनेस में, वो लोग धंधा करने के लिए आया। टेस्ला, टेस्ला इंडिया सेटअप किया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया सेटअप किया, एप्पल अपना ऑफिस सेटअप किया, सैमसंग अपना किया। तो ये सब क्या कर रहा है, बाहर का पैसा इंडिया में लेकर आया फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, सेटिंग अप बिजनेस इन इंडिया। उसको क्या बोलते हैं अपन, एफडीआई। और खाली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर, तुमको वो फ्लक्चुएशन का मजा लेना है, तो वो इंडिया का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट है, उसको एफआई बोलते हैं। ठीक है, अपन भी आजकल, आपको पता नहीं होना चाहिए बट अपने लोग भी बाहर का स्टॉक में शेयर करने लग, इन्वेस्ट करने लग गए हैं। इट्स अ गुड साइन फॉर अस आल्सो। ठीक है, उसका टर्म आपको दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, बस खत्म, दो तीन टर्म है एंड देन वी डन। ठीक है, क्या क्या देखो, तो नंबर वन क्या लिखा हुआ है आपका, स्पेक्यूलेशन, सेम पॉइंट। अगर हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है, अच्छा मैं यूनिलैटरल ट्रांसफर भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। आपको बताइए, एक तरफा प्यार अगर हम लोग भेज सकता है, तो बाहर से भी आ सकता है, जैसे सुंदर पिचर से छोटा मोटा आदमी है, गूगल वूगल में काम करता है, सीईओ। ठीक है, वर्किंग इन रेगुलर 9 to 5। ठीक है, अर्न्स अ बिट ऑफ मनी। इसका मम्मी पापा तो कहाँ पे है, एंड दे हैप्पी, दे आर ग्लैड दैट ही हैज अ जॉब, बट दे आर स्टिल डिसअपॉइंटेड ही डज नॉट हैव अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, ठीक है, इन दैट केस, टू जस्ट सेटिस्फाई हिज मॉम एंड डैड, ही सेंड्स अमाउंट टू हिज मॉम एंड डैड इन इंडिया, चेन्नई में है शायद उनका घर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया आपको, जैसे टू अपलोड होता है वैसे ही कभी कभी अपन प्यार दिखाता है, कभी कभी उस तरफ से प्यार आता है, हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, राइट वेदिका? पता नहीं, हम सर कैटेगरी नंबर 1 में फॉलो करते हैं, ओके। स्पेकुलेशन तो सेम सा चीज है, जिसका लगता है करेंसी का वैल्यू गिर रहा है, पाकिस्तान ऐसा लगता है क्या लगेगा तुमको, करेंसी गिरेगा, तो तुम किसके ऊपर बेट मारेगा, बढ़ने का या गिरने का, गिरने का, वो स्पेकुलेशन। गिरने का जो अपवर्ड बेट होता है स्पेकुलेशन, डाउनवर्ड बेट भी क्या होता है speculation। हमको कोई ये वीडियो देख लिया ना, उड़ा उड़ा देगा रे। ठीक है, आइए ई, क्या है आपका बताइए। अगर अपन, अच्छा एक वर्ड है लोन, और एक होता है ग्रांट, दोनों में का फर्क है क्या, लोन रिपे करना पड़ता है, ग्रांट वापस करना नहीं पड़ता है। दोनों ही केस में फॉरेन करेंसी अपने पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर अपन वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, तो फॉरेन करेंसी आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। यूएस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ग्रांट मिलेगा तो, जैसे अभी वो बहुत बड़ा बम बम फट रहा है ना वो इजिप्ट विजिप्ट के बगल में, तो ग्राम बोलता है, ग्रांट भिजवाता है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या हो रहा है, उनका सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द टॉपिक ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो अपन को करना था, करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन। आपको नहीं पता है, बट आप लोगों ने बहुत ज्यादा बड़ा हैवी टॉपिक खत्म कर दिया है। ठीक है, एक बार खाली फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा रिवाइज करके खत्म करते हैं। रिवाइज क्यों नहीं करेगा, पगला है क्या? मैच लगा दे, इसमें प्रोजेक्ट नहीं होगा, नहीं तो मैच लगा देते डायरेक्टली। इसमें डायरेक्टली लगा सकते हो तो लगा लो। ये आईपैड से प्ले नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, पता नहीं। हम तो लगाने के लिए तैयार है, मैच लगा लो इसमें। देखो, फॉरेन एक्सचेंज समझ में आ गया, जस्ट 2 मिनट का रिकैप दिमाग में सिर्फ सेट करा लो। पीओपी, इसमें, इसमें नहीं लगेगा। अरे वो लोग, सब लोग ट्राई किया हुआ है, यहाँ पे पूछो। हलाल का लड़का कैसे, अच्छा ऐसे ही करता है ना, रुको 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 रुको, मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ, रुको। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट ब्राउजर से जाके देखूँ तो ये भी पॉसिबिलिटी है।
नहीं हो रहा है। मेरे पास नहीं है हॉटस्टार। सबको दे देगा तो ठीक है, मैं रिवाइज तो करना दो। एक सेकंड, एक सेकंड, बस 5 मिनट सुन लो, उसके बाद पक्का लगाऊंगा, पक्का। हाँ, फटाफट रिवाइज करता है, तो वर्बली करा देता हूँ फिर, ठीक है। सबसे पहले है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, पहला फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो गया, वन करेंसी एक्सचेंज विद द अदर। फिर हमने पढ़ा कि अगर अपना करेंसी गिरता है, दैट इज करेंसी डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अगर अपना वैल्यू बढ़ जाएगा तो इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएगा, करेंसी एप्रिसिएशन। थ्री मेथड्स, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज। फिक्स में क्या होता है, रेट फिक्स कौन करता है, गवर्नमेंट। किसके बेसिस में, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, फॉरेन करेंसी, एनी अदर थिंग। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेबिलिटी वगैरह रहता है। अगर अपन टाई अप कर रहे हैं तो ट्रैकिंग, और अगर मैं उसके हिसाब से फिक्स कर रहा हूं तो पैरिटी में। और फ्लेक्सिबल का दूसरा नाम फ्लोटिंग। इस पे रेट कैसे फिक्स होता है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रेट फिक्स होता है। ओके। और इसमें क्या होता है, अगर ज्यादा डिमांड होता है तो कर प्राइस बढ़ता है, अगर डिमांड कम है तो प्राइस। अगर सप्लाई ज्यादा है, अरे भाई इतना भी ग्राउंड होना ठीक नहीं है भाई। आई नो, तो बहुत जमीन छुड़ा हुआ है। ठीक है, होता है होता है। सप्लाई ज्यादा होने से प्राइस कम हो जाता है, और सप्लाई अगर ज्यादा होता है तो प्राइस। उसके बाद में मैनेज। मैनेज में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का फोर्सेस भी है, प्लस सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एज डर्टी फ्लोट। डिमांड कब कब करता है अपन फॉरेन करेंसी को, कब कब डिमांड करता है फॉरेन करेंसी को, इंपोर्ट के टाइम में। फिर टूरिज्म के केस में, यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंट टू अब्रॉड, स्पेक्यूलेशन, खत्म। ठीक है, और परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज आउटसाइड इंडिया। और सप्लाई कब कब करता है अपन, एक्सपोर्ट। सप्लाई कब आएगा अपने पास, एक्सपोर्ट अगेंस्ट, हमें इंपोर्ट सुना। नंबर टू, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और एफआईआई। फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड या फ्रॉम अब्रॉड, स्पेक्यूलेशन। लोन्स वगैरह मिलता है बाहर से, तभी फॉरेन करेंसी आता है, ग्रांट्स मिलता है। ठीक है, सर इसको पॉज कर देते हैं।